अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। और जी आपको वेलकम कहते हैं शो में। मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और और मेरे मैं साथ हूँ है। रिजवान अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, क्योंकि हम तो बिल्कुल खैरियत से हैं। हफ्ते का आगाज़ हो चुका है, एक नया दिन है, नई सुबह, नया दिन। और इस महीने का अब हाफ से ज़रा हो चुका है मानूर, और बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग जो इंतज़ार कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स का, मुख्तलिफ ख़ास तारीख़ों का, लेकिन जब तारीखें गुजर जाती हैं तब एहसास होता है ये तो पलक झपकते में वक्त गुजर रहा है, और जैसे वक्त को पर लग गए हैं। और ये साल 2023 भी कुछ ऐसे ही गुजरा। बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारी हैपनिंग्स हुई, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने दिल को तोड़ा, दिल को गमज़रा किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साल गुजर गया, और अब बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं नए साल की। 2024 आने वाला है, और उसके लिए बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्लान्स होंगे, और वो उसके लिए अभी से अपने अपने कि 2024 में हमने क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या हासिल करना है, कौन से ख्वाब हैं हमारे जिनको पूरा करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 2023 में हम नहीं कर सके 2024 में हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि हम लिख तो लेते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन हमसे हो नहीं पाता है। बिल्कुल जनाब, हमारी न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है और जिस तरह रिजवान ने कहा कि वक्त गुजर गया, कभी दिल टूटा भी और कभी जो है कुछ ऐसी खुशियां भी मिली। लेकिन वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये गुजर जाता है। जैसा भी वक्त हो, थोड़ा टफ टाइम भी है तो वो गुजर जाता है। हम रिजवान अक्सर औकात जब किसी ऐसे इम्तिहान से गुजर रहे होते हैं, वैसे तो दिसंबर का महीना और दिसंबर टेस्ट बच्चों के भी स्टार्ट होंगे तो इम्तिहान तो वो भी होते हैं बहुत सख्त, लेकिन ज़िंदगी के और इम्तिहान भी बहुत होते हैं। और हम जब गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये वक्त रुक गया है, ठहर गया है वक्त यहाँ पे, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो चीज़ हम बहुत ज़्यादा महसूस कर लेते हैं, अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। तो ज़िंदगी को जिए, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनमें से खुशियाँ तलाश करें अपने लिए, अच्छे मौके तलाश करें कि आप स्माइल कर सकें। आज के दिन का आगाज़ भी करेंगे हम एक अच्छे से स्माइल के साथ, अच्छे से तरीके से, कि आज हमने जो भी चांसेस हैं, जितना भी बजट है, जो भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी वसाइल हैं, उसमें रहते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। जिस तरह रिजवान कह रहे थे कि कुछ तारीखें जो हैं वो गुजर जाती हैं, और अक्सर औकात वो तारीखें महीने की शुरू की तारीखें होती हैं, पहली तारीखें होती हैं। तो अब मिड आ गया है, खास तौर पर जिनको तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल जनाब, जो नौकरी पेशा अफराद हैं, अफराद वो जो है पहली तारीखों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन बात वही है रिजवान, हम अक्सर औकात अपने प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि जितने वसाइल हैं उनमें हमने कैसे खुश रहना है, उन रिसोर्सेज में हमने कैसे खुशियाँ तलाश करनी है, और जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं इनमें हमने क्या देखना है, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। और जिस तरह हम बात करते हैं, हमेशा हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो करते हैं वो स्पोर्ट्स से करते हैं, खेलों के मैदान में आपको लेके लेकिन वहां जाते से हैं। अच्छी खबर नहीं है लेकिन बहरहाल। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया जाकर तो हम वैसे हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ज़्यादा दिखानी पड़ती है। पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया से एक बड़े मार्जिन से पाकिस्तान हारा है। पहला टेस्ट मैच था जो कि पर्थ में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें, अब ऑस्ट्रेलिया की अब लक देखिए मानूर की, उन्होंने टॉस जीता, और इस ग्राउंड पर, इस मैदान में अभी तक 5वां टेस्ट मैच था। इससे कबल 4 टेस्ट मैचेस खेले गए, और उन चारों टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और मैचेस भी जीते। और अगेन जब पाकिस्तान के साथ मैच था, टॉस जीता पैट कमिंस ने, तो यही बात हो रही थी कि अगर पैट कमिंस टॉस जीत रहे हैं तो ये हो सकता है वो टेस्ट मैच के लिए भी फेवरेट हो जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से बैटिंग की पहली इनिंग्स में, पाकिस्तान के पेस अटैक के खिलाफ हमारे आमिर जमाल ने 6 विकेट्स हासिल की, आउट क्लास किया। लेकिन रन्स बनाने की जो रफ्तार थी ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। 4.5 रन्स के करीब उन्होंने पहली इनिंग्स में रन स्कोर किए थे। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम अच्छी बैटिंग की, आगाज़ अच्छा था, लेकिन मिडल में आकर हमारे नए गेंद, जब दूसरा नया गेंद आया उसके बाद यके बाद गिरने वाली विकेट्स, और एक 216 रन्स की पहली इनिंग्स में बढ़तरी हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने। फिर उसके बाद मजमूई तौर पर 450 रन्स का पाकिस्तान को टारगेट दिया। 233 रन स्कोर किए दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने। पाकिस्तान की जानिब से दूसरी इनिंग्स में कोई खातिर खा बैटिंग नहीं हो सकी। हम जिससे मज़ाहमत कहते हैं ना, हमारा कोई भी बल्लेबाज मज़ाहमत नहीं कर सका, विकेट पर ज़्यादा देर नहीं ठहर सका। नेथन लियोन जिन्होंने 500 विकेट्स हासिल की अपने टेस्ट करियर में, एक माइलस्टोन उनके लिए, एक कारनामा जो उन्होंने सर अंजाम दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ जीतना ये किसी खुशी से कम नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए। पाकिस्तान आसान हरीफ हरगिज़ नहीं है। लेकिन हम अपने जो एक्सपर्ट्स आते हैं, माहिरीन आते हैं, उनसे भी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट मुश्किल क्यों होती जा रही है, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो दो तरफा सीरीज़ हों पाकिस्तान के ममालिक के साथ या टेस्ट सीरीज़ हों, उनमें पाकिस्तान के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में जितने टेस्ट हमने 4 साल में खेलने हैं, उतने बाज़ टीम्स
1 साल में या 2 साल में खेल रही होती है। बिल्कुल जनाब, ये तो है क्रिकेट का मैदान, लेकिन अब देखा जाए तो शान मसूद की कैप्टनसी भी थी, बहुत बड़ा चैलेंज भी था, रन्स वो 2 ही बना सके, दूसरी इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस इतनी नहीं रही, लेकिन स्टिल रिजवान जिस तरह हम बात करते हैं वो यही है कि हमने परफॉर्म करना है डिफरेंट पिचेस पे, डिफरेंट लीग्स के थ्रू, इंटरनेशनल एक्सपोजर के थ्रू, ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी टीम्स के लिए। लेकिन और शान मसूद की अच्छी बात यह है कि शान मसूद ने कल के टेस्ट मैच में, जो पहला टेस्ट मैच था, उसमें बहुत सारे ऐसे फैसले ऑन फील्ड किए जिससे लगा कि वो एक्टिव कैप्टनसी कर रहे हैं और सिचुएशन के मुताबिक कैप्टनसी कर रहे हैं। अगर विकेट नहीं मिल रही तो अपने बॉलर्स को चेंज कर रहे हैं, फील्ड प्लेसिंग हो रही है, ऐसे डिसीजंस आ रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट करें, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि शान मसूद ने की हैं बतौर कैप्टन। बिल्कुल जनाब, लेकिन अगर हम बात करते हैं खेलों के मैदान की, तो खेलों के मैदान में हमारे पास खुशखबरी भी है, और खुशखबरी है जी फुटबॉल टीम की जानिब से अंडर 15 एंड अंडर 13 पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। दुबई में मुनक्किद होने वाले गल्फ विंटर टूर्नामेंट में पाकिस्तानी अंडर 13 और अंडर 15 फुटबॉल टीम की शानदार परफॉर्मेंस। गल्फ विंटर टूर्नामेंट में अफ्रीका, यूरोप, अरब ममालिक और इंडिया समेत 20 से ज्यादा टीमों ने शिरकत की। पाकिस्तान TW के क्लब की अंडर 13 टीम ने सेमीफाइनल, जबकि अंडर 15 ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि अंडर 13 ने सेमीफाइनल और अंडर 15 ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान अंडर 13 ने ग्रुप स्टेज में भारत की टीम को 1-6 से शिकस्त दी है, और पाकिस्तान अंडर 15 ने भारत की टीम को ग्रुप मैचेस में 0-1 से शिकस्त दी है। और पाकिस्तानी टीम्स ने इटली के AC मिलान, ओमान क्लब, कीनिया क्लब और सऊदी क्लब्स को शिकस्त दी है। पाकिस्तानी टीम्स को स्पेनिश सऊदी क्लब्स की जानिब से इस साल होने वाले मुकाबलों में शिरकत की पेशकश भी की गई है, और पाकिस्तानी टीम को कतर एसोसिएशन की जानिब से भी जनवरी में होने वाले टूर्नामेंट में शिरकत की दावत दी गई है। एंड इट इज़ अ ह्यूज थिंग रिजवान, जिस तरह हम बात करते हैं फुटबॉल की, और फुटबॉल हमने देखा कि अब इन खेलों को भी फ़रोग मिल रहा है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, और अंडर 13 और अंडर 15 ये वो लोग हैं, जो ये वो हीरोज़ हैं जो आगे भी जाके नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और आई बिलीव कि जब हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से बात करते हैं, खेलों के हवाले से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब हमें उम्मीद की किरण इन खेलों में भी नज़र आना शुरू हो गई है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं खेले जाते थे। या इसका सेहरा हम ये भी कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को, ये जो ग्लोबलाइजेशन हुई है, इसका भी शुक्र अदा कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया में जो खेल खेले जाते हैं, आजकल की यूथ का, बच्चों का इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन एक और चीज़ जो हम अक्सर प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ग्राउंड्स बहुत कम है, रिसोर्सेज कम है, लेकिन जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से अगर हम यूटिलाइज़ करें तो हम अपना जो नौजवान है, आजकल की नौजवान नस्ल है, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। जिस तरह अब ये अंडर 15 और अंडर 13 की टीम्स हैं, बच्चे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले खेल जो होंगे इनके, जिनको दावत दी गई है पाकिस्तानी टीम्स को, जैसे हमने बताया कि कतर एसोसिएशन की जानिब से दावत दी गई है, सऊदी क्लब्स की जानिब से भी दावत दी गई है कि वो आए और खेलों में शिरकत करें, तो इट इज़ अ ह्यूज थिंग। और ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी है और एक उम्मीद की किरण भी है कि पाकिस्तान में जो फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा। और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो कि सिर्फ रास्ता तलाश कर रहे हैं या मौके की तलाश में थे, उनको पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से मौके दिए जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि क्लब लेवल पर भी इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई, बहुत सारे साबिक आलमी स्टार फुटबॉलर्स को पाकिस्तान लाया गया, और वो पाकिस्तान में इन बच्चों की रहनुमाई के लिए, इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में फुटबॉल की फ़ैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है, हमने जब पाकिस्तान का मैच हुआ इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, उस वक्त अब देखिए इतनी बड़ी तादाद में लोग मैच देखने के लिए पहुंचे कि जो इंतज़ामिया थी, यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे ऐसे फुटबॉलर्स जिनके लिए सरप्राइज था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे आ गए, और इतना क्रेज़ है पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उस क्रेज़ को साबित भी किया है। हमने ना सिर्फ ख़वातीन फुटबॉल में परफॉर्म किया, मेंस फुटबॉल में परफॉर्म किया। अब हमारे जो बच्चे हैं, जिन ग्रास रूट लेवल पर जिसकी हम बात करते हैं कि यहाँ पर काम होना चाहिए, स्कूल लेवल पर काम होना चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर, अब अंडर 13 वही बच्चे हैं जो स्कूल्स जाते हैं, अंडर 15 वही बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इनका हौसला बढ़ाने की बहुत कारामद चीज़ है कि उनका हौसला बढ़ेगा और वो
स्टार बनेंगे। और स्टार बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए होती है वो आपको वही हौसला चाहिए, वही हिम्मत चाहिए, वो एप्रिसिएशन चाहिए जो आपको आपके बड़ों से मिलती है, आपके अपने चाहने वालों से मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है जब तक पाकिस्तान के ये नौजवान इसी तरह से परफॉर्म करते रहेंगे, ना सिर्फ खेल के मैदान में बल्कि IT की फील्ड है, IT इंडस्ट्री है, इसके अलावा कारोबार है, कारोबार के साथ तालीम है, मुख्तलिफ ऐसे खेल हैं जो कि आउटडोर के साथ साथ इंडोर भी हैं। अच्छा रिजवान, जब हम बात करते हैं खेलों के हवाले से तो सुबह पाकिस्तान में अक्सर औकात हम ऐसे बच्चों को बुलाते भी हैं जो कि आउटडोर गेम्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं या इंडोर गेम्स, जैसे हमने स्क्रैबल चैंपियन को बुलाया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा अगर कंप्यूटर पे टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, टैबलेट है उसके हाथ में, हर वक्त जो है वो लैपटॉप यूज़ कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ये पेरेंट्स की भी बहुत उस पर इम्पॉर्टेंट उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने देखना है कि वो बच्चा हेल्दी एक्टिविटीज़ में, अच्छी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड करे ताकि वो भी खेलों के मैदान में एक्टिव हो। जिस तरह रिजवान ने बात की कि अभी हमने देखा कि इस्लामाबाद में इतना रश था जब फुटबॉल का मैच था, तो ये इस बात की सबूत है कि बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल इस तरफ इंक्लाइंड हैं कि उन्होंने हेल्दी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है, उन्होंने स्पोर्ट्स की जाने बढ़ना है, और ये आई थिंक एक सेहतमंद एक्टिविटी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। चलिए अब कुछ हम इलेक्शंस की बात करते हैं। अब 2024 आने वाला है, हम इवेंट्स की बात कर रहे थे। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। अब साल 2023 में दिसंबर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाना, ये इवेंट 2023 में हुआ लेकिन इसका इम्पैक्ट 2024 में आएगा। और पाकिस्तान की माशी सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की समाजी सूरत हाल के हवाले से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सियासी इस्तेहकाम इतना ही ज़रूरी है जितना माशी इस्तेहकाम होता है, और माशी इस्तेहकाम जुड़ा है सियासी इस्तेहकाम से। तो सियासी जमातें जो अब तक मुख्तलिफ जोड़ तोड़ की सियासत कर रही थी, मुलाकातें चल रही थी, कहीं सियासी रहनुमाओं के अपने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताबात चल रहे थे, कहीं पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं, कहीं लोगों की शमूलियत हो रही है, कहीं पर पुराने लोग वापस अपनी अपनी पार्टीज़ में आ रहे हैं, कुछ नई पार्टीज सामने आ रही हैं। तो ये तमाम तर प्रोसेस है 2024 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया है। जी जनाब, और शेड्यूल के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे और 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। शेड्यूल के तहत कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2024 है, जबकि 10 जनवरी 2024 को एपेलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। दूसरी तरफ इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग का अमल भी शुरू है। जिस तरह रिजवान हम कह रहे थे कि DROs और ROs की ट्रेनिंग भी मुल्क भर में दोबारा शुरू कर दी गई है और 29 दिसंबर को ये मुकम्मल कर ली जाएगी। लेकिन अब अगर बात करें सियासी जमातों की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी ने 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर घड़ी खुदा बख्श से अपनी इंतखाबी मुहिम का कायदा आगाज करने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या पेशरफ्त? कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हुए। डिवीजन की सतह पर, अजला की सतह पर ये उम्मीदवारों से गुफ्तगू की गई, उनसे मंशूर के हवाले से, उनके इंतखाबी मुहिम के हवाले से, उनके अगर हम देखें तो इंटरव्यूज़ किए गए, बाकायदा उससे गुफ्तगू की गई, सिर्फ इसलिए कि जाना जा सके कौन सा उम्मीदवार मौजू रहेगा। इसके लिए हम बात करेंगे मज़ीद सियासी सूरत हाल पर। सज्जाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। और आने वाले दिनों में अब चूँकि 27 दिसंबर से पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रही है, मुस्लिम लीग नून ने भी अब जो गैर रिवायती सियासी इंतखाबी मुहिम थी उसका आगाज़ तो हो चुका, लेकिन हम देख रहे हैं जब से इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ है उसके बाद से अब बाकायदा पूरे ज़ोर के साथ सियासी और इंतखाबी मुहिम का आगाज़ होगा। और ये इंतखाबी मुहिम के लिए पार्टीज़ अपना अपना जोर लगाएंगी, जलसे मुनक़िद किए जाएंगे, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, रैलियाँ होंगी, झंडे लगाए जाएंगे, पार्टी परचम होंगे, इसके साथ साथ बैनर्स होंगे। इसमें सबसे अहम चीज़, बहुत सारे लोग अपने अपने हलकों में वोट के लिए आएंगे और लोगों को कायल करेंगे कि आप हमें वोट कास्ट करें, और लोग वोट कास्ट करेंगे। और यही पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है कि वो अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करें और अपने एक एक वोट को काउंट करें। अगर वो सूबाई असम्बली का है या फिर कौमी असम्बली का है तो एक वोट मैटर करता है। हम जब बात करते हैं कि वोट मैटर करता है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम क्या कर सकते हैं, तो इंडिविजुअली हमारा वोट ही मैटर करता है और ये हमारी सबसे बड़ी पावर है अगर हम वोट करेंगे। तो सज्जाद मीर साहब से बात करेंगे सारी सूरत हाल के हवाले से इस शेड्यूल आने के बाद की। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद मीर साहब, कैसे हैं आप?
मैं साहब ठीक हूँ जी, बिल्कुल आप फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सजाद मीर साहब, शेड्यूल जारी हो गया है, अब आपको क्या लगता है? पीपल्स पार्टी ने तो 27 दिसंबर से अपनी इंतखाबी मुहिम बाकायदगी से इसके आगाज़ का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ साथ अब शेड्यूल के बाद आपको क्या गहमा गहमी नज़र आ रही है सियासी जमातों में? देखिए, शेड्यूल का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन आसिफ जरदारी जब खैबर पख्तूनख्वा में गए हैं तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से गवर्नर हाउस में ठहरे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क की सूरत हाल कैसी है। और वाकयात जितने भी हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में या इधर हो रहे हैं, वो तशवीशनाक हैं। अल्लाह करे कि सारे मामला खैरियत से गुजर जाएं। मुस्लिम लीग नून भी अपनी बहुत कर रही है, पार्टी मीटिंग कर रही है, टिकटों के मसले पर गुफ्तगू कर रही है और बातें कर रही है। काफ लीग भी एक्टिव हो गई है। उधर MKM तो बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट कर रही है, ऐसी कोशिश कर रही है कि जैसे सिंध में इस बार पीपल्स पार्टी को नहीं आने देना। और उन्होंने एक इत्तेहाद बना के GDA के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ और शायद JUI के साथ वो है उनको टॉपल करना है। तो ये यही कहा जा सकता है कि ये तो इंतखाबी सरगर्मियां हैं और एक्टिविटी तो शुरू हो चुकी है। और हर आदमी अब समझ रहा है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, शेड्यूल का ऐलान हो चुका है और अब इंतखाबात होना है। वो जो एक कहानी थी ना कि शायद इंतखाबात हों कि ना हों वगैरह, वो अब दम तोड़ गया है। लेकिन एक अजीबो गरीब बात है कि लोगों के दिलों में अब भी पता नहीं कहीं ये बात छुपी हुई है कि पूछते हैं एक दूसरे के साथ जब किसी महफिल में मिलते हैं कि इंतखाब होंगे कि नहीं होंगे। ये कैफियत क्यों है? ये नफसियाती कैफियत है या हमारा कोई इस वक्त सोशल सिचुएशन ऐसी है कि हमको यकीन नहीं आ रहा कि हम इंतखाबी अमल से गुजर रहे हैं, या PTI जिस मुश्किल में घिरी हुई है उस मुश्किल की वजह से उनके कुछ हामी इस तरह की बात कर रहे हैं, ये तासुर देना चाहते हैं कि दूसरी पार्टियां इंतखाबात में नहीं जाना चाह रही। यहाँ से समझा जा रहा है कि मुल्क की इस वक्त, मुझे एक बहुत ही माकूल आदमी ने ये कहा कि यार वैसे तो इंतखाब होना अच्छी बात होती है, लेकिन ना ही हो तो बेहतर है। तो इस तरह की बातें भी साथ हो रही हैं। लेकिन ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फाइज ईसा साहब ने बड़ा एक मुस्बत काम किया है कि छुट्टियों पर जाने से पहले पहले उन्होंने, वो कहते हैं ना कि अदालतें रात को भी खुल गई, तो फिर इस बार भी अदालत रात को खुली है। और उन्होंने रिमार्क्स भी बहुत सख्त पास किए हैं। ये जो नोटिस दिया है ना, शो कॉज नोटिस से, एक वो इमरान न्याजी या क्या नाम है उसका, आमन न्याजी या क्या, PTI का वो बंदा जिसने लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा किया था कि एग्जेक्टिव क्यों मुकर्रर किया गया है, तो उसको तौहीन अदालत का नोटिस दिया। ये उनको तौहीन अदालत का नोटिस नहीं है। वो साथ ये रिमार्क्स जब वो देते हैं कि अदालत ने अपने हदूद से तजावुज की है, और क्या ये जज की कार्रवाई मिसकंडक्ट में तो नहीं आती? तो जज को किसी फैसले पर तो वो शो काज नहीं दे सकते थे। ये कह के कि मिसकंडक्ट में तो नहीं आती, एक तरफ उस तरफ इशारा किया है। और हो सकता है कि उस बंदे को जिसको तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया है, उस मुकदमे के दौरान ये बात आया कि भी उसने तो मुकदमा किया था। अब जज को नहीं पता था कि उसके चीफ जस्टिस ने माजरत कर दी थी कि वो जुडिशरी से जो है वो स्टाफ नहीं दे सकता। उसने अपने चीफ जस्टिस को डिस्टर्बे क्यों किया? ये तो मिसकंडक्ट में आ जाता है। या उनको ये नहीं पता था कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर पर लकीर होगी, उन्होंने किसी बात को वो और नहीं किया। तो ये इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने बहुत बहुत डिटर्मेंट हो गई। कहा यह जा रहा है कि अदलिया तुली हुई है कि इंतखाब वक्त पे कराना है। अदलिया से मुराद है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा। और कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी सुप्रीम कोर्ट वही है जो उमर अताब बंदयाल के जमाने में था। तो इस तरह की कंफ्यूजन जो है वो तो फैली तो हुई है, लेकिन अब सारी पार्टियां ये इस बात पे तुल गई हैं कि इंतखाबात अगर, मतलब ये यूं समझिए कि अगर हो गए तो क्या होगा, इसलिए तैयारी करो भाई, तैयारी पकड़ो। ऐ ना हो कि अचानक सर पे इंतखाबात पड़ जाएं और आप मारे जाएं। सब पार्टियां इस मैदान में अब निकली हुई हैं, काम कर रही हैं। और मेरे ख्याल में कुछ अरसे के बाद इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो जाएगी। बड़े बड़े जलसे शायद ना हो, इसलिए ना हो कि PTI को भी रोकना है कि वो जलसे ना करे। और इवन क्योंकि PTI के जलसे करने के साथ लॉ एंड ऑर्डर का मसला ज़्यादा ही पैदा हो सकता है। और वैसे भी कुछ इलाकों में बड़े जलसे जो हैं वो सूरत हाल दहशत गर्दों को कुछ मौका दे सकती है और मुल्क में
दहशतगर्द जाजमी साहब, की आपने सूरत। जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से किरदार अदा किया और एक पटिशन फाइल की गई, दूसरी जानब हम देखते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो, निगरान वज़ीर इत्तलात हो, हमारे निगरान काबीना हो, हर मौके पर इस बात का यकीन दहानी करवाई गई है, इस अज़्म का इजहार किया है कि इंतखाबात करवाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है और उसके लिए वो इलेक्शन कमीशन का काम है इंतखाबात करवाना, और उसके लिए जो कुछ भी दरकार होगा वो फराहम किया जाएगा, चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हों या फिर फंड्स की फराहमी के हवाले से हो, इंतज़ामी उमूर में। और हर मौके पर हमने देखा है कि अपने अज़्म के इजहार के साथ साथ अमली इक़दामात भी सामने आए हैं। तो ये जो डॉट्स हम कनेक्ट करते हैं जब, तो क्या ये इंतखाबात उन तमाम लोगों के जो शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं इंतखाबात के मुलतवी होने, ताख़ीर का शिकार होने का, क्या ये उन लोगों के लिए जवाब नहीं है इस चीज़ में कि इंतखाबात तो होने जा रहे हैं, जो इक़दामात हो रहे हैं? देखें जी, ऑन पेपर तो इंतखाबात हो रहे हैं और असूली तौर पर जो सूरत हाल है उसमें इंतखाब ना होने की कोई वजह बयान नहीं की जा सकती, ना कोई वजह है। ना मैं ये कह रहा हूँ कि इंतखाबात नहीं होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक कुछ लोगों के दिलों में जो शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, ये हमारी नफ्सियाती कैफियत है। सही। और नफ्सियाती कैफियत मैं तो उसको सोशियोलॉजिकल भी देखता हूँ, लेकिन उसको छोड़ दें फिलहाल। अगर हमारी नफ्सियाती कैफियत ये है कि हम सवाल पूछते हैं कि इंतखाब हो रहे हैं, अच्छा कोई नई हुकूमत आ रही है, कुछ बात बन रही है, तो इसका मतलब है कि मिन हैसुल कौम अभी इंतखाबात के बारे में उतने फोकस नहीं है जितना हमें होना चाहिए। ये सियासी जमातों का मामला नहीं है, वो तो दाल दलिया कर रही हैं। वो कभी हम कहते हैं जी वो कोई लाडला हो गया, लाडला हो गया का मतलब है ये भी तैयारी का किस्सा हुआ करता है अगर लाडला होना कहा जाए। अगर ये कहा कोई कहते हैं जी एग्जेक्टिव को उन्होंने बना दिया है और जुडिशरी क्यों नहीं बनाया, वो जवाब भी दिया जाता है, कोर्ट ने भी जवाब दे दिया कि भाई तुम्हारे जब चीफ जस्टिस ने रिफ्यूज कर दिया था अदलिया का अमल देने के लिए, तो तुमने क्यों फैसला किया। तो ये सारी कंफ्यूजन अपनी जगह एग्जिस्ट करती है और कुछ पार्टियां कुछ एतराज़ात, सब मेरा ख्याल अब तो पीटीआई इतराज कर रही है कि हमें बल्ला दे दिया जाए, बल्ले का निशान दे दिया जाए। आज उनके मुकदमे की हेयरिंग है, आज उनके इलेक्शन कमीशन में भी हेयरिंग है, पेशावर हाई कोर्ट में भी हेयरिंग है, जहां वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए, वो गिरफ्तार हैं, फ्री हमें एक्टिविटी करनी चाहिए। आखिरी मुतालबा उनका ये है कि हमारा जो चीफ है वो भी मैदान अमल में निकल सके। लेकिन ज़ाहिर है 9 मई तो 9 मई है ना जी, वो जब एग्जिस्ट करते हैं तो 9 मई, मैं तो यह कहा करता हूँ कि 9 मई के जो मामलात हैं उसमें सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलने का मतलब ये है कि मुकदमा जल्दी चलने चाहिए थे, उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। हमें ताख़ीर कर दी है, पहले मुकदमे चलें, फैसला हो जाए, जो मुजरिम निकलता है कौम तस्लीम करेगी फिर उसको। और अगर ये फैसला बंद कमरों में भी होता है तो दलाइल तो उसके साथ ऐसे होंगे ना जो मैदान में आएंगे, फिर छपेंगे भी, टीवी पे भी आएंगे, अखबारों में भी आएंगे, आपके सोशल मीडिया पे भी आएंगे और लोगों तक पहुंचेंगे भी। लेकिन आप अगर उसको बिल्कुल डिले करते जाएं तो फिर शायद लोगों को अफवाह फैलाने का मौका मिल जाता है कि जी इवन प्लेइंग फील्ड क्या है वो नहीं मिल रहा। और ये सब अपनी बात है अपनी जगह, लेकिन इस वक्त ये है कि सब इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी और हमारे दूसरे तमाम अदारे भी, तरबियत का अमल भी शुरू हो चुका है और यही लगता है कि इंतखाबात वक्त पे होंगे। मैं तो सिर्फ उन खदशात का इजहार कर रहा हूँ जो हमारी मईशत के हवाले से कुछ गैर मुल्की ताकतें हम पर डाल सकती हैं, या टेररिज्म के हवाले से जो इलाकाई सूरत हाल है और जो इंटरनेशनल सिचुएशन बदल सकती है। लगता ये है इस बात का इम्कान पैदा हो सकता है। सजाद मीर साहब, जिस तरह आपने कहा कि तैयारी भी हो रही है, तरबियत का अमल भी जारी है, तो हमने बात जो आपसे स्टार्ट की थी वो यही की थी कि इंतखाबी मुहिम के हवाले से पीपल्स पार्टी तो 27 दिसंबर से प्रॉपरली जलसों का उन्होंने ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तैयारी कैसे आप देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि कौन सी जमात अब जो है सही तरीके से अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में उन तमाम मसाइल को इंक्लूड कर रही है, अवाम को सही से जो है वो कैटर कर रही है कि इस दफ़ा जो है आपके मसाइल हम ही हल करेंगे? क्योंकि जब हम बात करते हैं अवाम की तो अब देखा जाए तो अवाम के मसाइल भी तो चेंज होते हैं। अब इस दफ़ा तो हमारा मसला क्लाइमेट चेंज भी है, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिससे अवाम परेशान हो रही है, अब सिर्फ बेरोज़गारी तो मसला नहीं है। तो अब आप कैसे सियासी जमातों की तैयारी देख रहे हैं इंतखाबात के हवाले से? अभी तो किसी पार्टी का मंशूर नहीं आया जी, और हमारे यहाँ एक मसला ये बन गया है कि पार्टियों के मंशूर को कोई संजीदगी से देखता नहीं है जी। सन 70 से मंशूर लोग पढ़ रहे हैं और कई बार तो लोग कहते हैं कि सब पार्टियों के मंशूर एक ही होते हैं, गुर्बत का खात्मा, तालीम का फ़रोग़, सेहत के मामले में सहूलतें वगैरह वगैरह। जो आजकल पहले रोटी कपड़ा और मकान था, उसमें सेहत और तालीम भी शामिल हो गए हैं।
इनको एड्रेस किया जाता है। और उसमें झूठ भी बोला जाता है। कोई कहता है जी हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे, कोई कुछ कहता है, कोई हर एक का अपना है, इतने मकान बना देंगे, इतनी नौकरियां दे देंगे, लोगों के मसले हैं। ग्रोथ रेट, पाकिस्तान की मईशत को उसके पाँव पे खड़ा करना, ग्रोथ रेट को बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी बात है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो टेररिज्म का खतरा पैदा हो रहा है हमारी इस सरहद की तरफ से, अफगान सरहद की तरफ से, और उसमें कई कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा करता जा रहा हूँ अपनी गुफ्तगू दरमियान, ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहा। उससे मुझे तशवीश है क्योंकि कोई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर न दी जाए। लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी और हम इंतखाबात के मरहले से अच्छी तरह गुजर जाएंगे। हाँ, इंतखाबात के बाद तमाम पार्टियों का नतायज को तस्लीम करना और फिर बात को आगे लेके चलना, ये जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, लाजमी भी है, और इसी के ज़रिए से हम किसी नतीजे तक पहुँच सकते हैं। वरना इंतखाबात तो हो जाएंगे, हम चीखते रह जाएंगे, नताइज ठीक नहीं आए, दूसरे कहेंगे ठीक आए, उन्होंने कहा मान लो, पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो गया है, ये हो गया, दूसरे ने बाइकाट कर दी, तीसरे ने धरना दे दिया, चौथे ने मुजाहरा कर दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल हमें इंतखाबात और इंतखाबात के बाद इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए पार्टियों को पहले बैठकर किसी चीज़ पे कंसेंसस कर लेना चाहिए और यही एक बेहतर सूरत-ए-हाल होगी ठीक है कि सजाद वो साहब, एग्री ये कर तो लें। होगी सियासी जमातों की जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी इलेक्शंस कंडक्ट करना 8 फरवरी को। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, एक तो हम कहते हैं कि सियासी तौर पर एक हवा चलती है, किसी एक इलेक्शन में किसी सियासी जमात की मकबूलियत ज़्यादा होती है, क्राउड भी ज़्यादा होता है, फिर जब नतायज आते हैं तो वो भी, और बाकी सियासी जमातें पहले से एतराज़ात शुरू कर देती हैं। बाकी और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं बशमूल अवाम के, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उनका क्या किरदार बनता है इस तमाम अमल के हवाले से कि ये एक बेहतरीन अंदाज से अपने अंजाम तक पहुंचे और फिर जो भी नई हुकूमत बने, जो भी सियासी जमात हुकूमत बनाए, उसको पूरी सपोर्ट हासिल हो ताकि वो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सके। असल में वो जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो शायद पूरी तरह साफ कहना नहीं चाहते, उसे आजकल की ज़बान में एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, मैं भाई एस्टेब्लिशमेंट विद इन्वर्टेड कॉमा कह रहा हूँ, साफ कह दीजिए कि हमारी फ़ौज और फ़ौजी अदारों ने ऐलान कर दिया है कि माजी में वो सियासत में हिस्सा लेती रहीं, अब वो हिस्सा नहीं लेंगी। अभी तक तो वो इस पे कायम है, अल्लाह करे वो इसी पे कायम रहें और इसी पे कायम रहें और सियासी जमातें आपस में कोई फ़ाहम तफ़हीम कर लें, तो उसके बाद कोई मसला पैदा नहीं होता कि मामला आगे ना बढ़े। यही एक मसला है, एक ही पार्टी है जिसके बारे में लोग डरते भी हैं, शक की नज़र से देखते भी हैं, और माज़ी में ऐसा होता आया है कि उन लोगों ने, उन स्टेक होल्डर ने हमारे मामलात में बहुत इंटरवीन किया है और पिछले दिनों उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हमने ऐसा किया है और आइंदा हमने दखल न देने का फैसला कर लिया है। दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो और तवक्को करते हैं कि वो ऐसा ही करेंगे। लेकिन सजाद मीर साहब, बात तो ये है कि जब हम भी, आपने भी अब सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत से इंतखाबात देखे होंगे, बहुत से आपने इलेक्शन कैंपेन्स भी देखी होंगी। जिस तरह रिजवान ने पूछा कि सोशल मीडिया का किरदार कितना ज़रूरी है, हम सब अपनी अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रमोट भी करते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन इसमें कितना ज़रूरी है इस चीज़ को मद्देनज़र रखना कि हमने सोशल मीडिया पे एक बावकार तरीके से कैंपेन चलानी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं, आवाम के हवाले से आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने एक डिफरेंट फेज़ भी देखा जब सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, अब सोशल मीडिया का दौर भी है, अब कैंपेन्स प्रॉपरली डिजिटल कैंपेन्स रन की जाती हैं, तो आवाम के लिए कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जब हम इंफॉर्मेशन या हम अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं, ये कितना ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से, अवाम की जानिब से लोगों को इस तरफ राग़िब करना कि कम अज़ कम जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें, वोट तो देना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक हम 2023 में भी कुछ लोगों से जब ये सुनते हैं कि हमने वोट नहीं दिया तो अफसोस होता है, क्योंकि अवाम के पास यही ताकत है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, हमारा जो डिजिटल मीडिया है, फर्स्ट टाइम वो इलेक्शन पे अपना असर डालेगा और इसको माजी में जिस तरह बनाया गया है पिछले 5-7 साल में, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बनाया गया है, और जिन लोगों ने इसमें ताउन किया है उनमें से अक्सर अदारे पछता रहे हैं। अब बहुत सी खबरें आ गई हैं, बहुत सी छप चुकी हैं कि हज़ारों लोगों को तनख्वाहें देकर ट्रेन किया गया, अब वो अदारे किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये है कि पिछले 1-2 साल में वो सोशल मीडिया पर वो सारे के सारे अदारे खासी हद तक एक्सपोज़ हो चुके हैं और लोग समझ चुके हैं कि इसमें से क्या सच है, क्या झूठ है। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का असर तो पड़ेगा पाकिस्तान के इलेक्शन में, पहली बार इस तरह, जिस तरह ट्रंप के इलेक्शन में
अमेरिका पर असर पड़ा था और अमेरिकी नहीं देख पाए थे कि हर सर्वे के बावजूद नताइज मुख्तलिफ क्यों आते हैं। रूस पे इल्ज़ाम लगाने लग गए, कभी किसी पर इल्ज़ाम लगाने लग गए। इस तरह ये बात तो है कि ये उस तरह जिस तरह वो ट्रंप के इंतखाबात अमेरिका में सोशल मीडिया के पहले इंतखाबात थे, हमारे यहाँ ये पहले इंतखाबात होंगे सोशल मीडिया के। लेकिन पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात तो ये है कि उनको ट्रेंड किया गया था किसी और काम के लिए, वो भाग लिए किसी और काम पे। उनको सरकारी खजानों से तनख्वाहें मिलती रही थी, बाकायदा वो ट्रेंड थे। अब मसला ये है कि नेगेटिव बात ये उनके लिए है, यानी वैसे उसको पॉजिटिव कहा जा सकता है, वो ये है कि खासी हद तक इस 6, 7, 8, 10 महीने में वो एक्सपोज हो चुके हैं कौम के सामने। कौम जान चुकी है कि सच क्या होता है, झूठ क्या होता है। सोशल मीडिया में आने वाली हर खबर सच नहीं होती, और जो सच होती है उसको परखने का तरीका क्या होता है। जैसे हम जब खबरें आती हैं, अखबार में खबरें आती थी, तो हम देख लेते हैं किस रिपोर्टर ने खबर दी है, इसका सोर्स क्या हो सकता है, इसकी बैकग्राउंड क्या हो सकती है, इसका एंगल क्या हो सकता है। इस तरह टीवी चैनल जब 10-15 साल चलते रहे हैं, तो हम हर एंकर को देखकर, हर रिपोर्टर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका झुकाव किस तरफ होगा। इस तरह अब सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों के नाम आते ही हम समझ जाते हैं कि ये क्या कहने वाला है। मुंह खोलेगा तो उसकी ज़ुबान से क्या लफ्ज़ निकलेंगे वो अंदाज़ा हो जाता है। तो मेरे ख्याल में लोग किसी फैसला करने की बेहतर पोजीशन में, कदरे बेहतर पोजीशन में होंगे, और कर सकेंगे कि नहीं, ये एक बहुत ही हमारी सियासी तारीख में एक नाजुक मरहला होगा कि लोग इस मरहले से कैसे गुजरते हैं, फैसला ठीक कर पाते हैं कि ठीक नहीं कर पाते। ये बहुत नाजुक सा मरहला है, और इंशाल्लाह यही हमारी दुआ भी है सज्जाद मीर साहब के ये नाजुक मरहला है, और ये ऐसा अंदाज से जिस तरह से तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं कि इस मरहले को हम अबूर करें, और पाकिस्तान में सियासी माशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी हैं, उनकी कंटिन्यूटी हो सके। बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब, आप हमारे साथ थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिर एक दफ़ा हम यही कहेंगे कि वोटर्स का किरदार है, जो अपना इंतखाबी अमल में अपना हिस्सा डालेंगे और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आपकी राय मानी रखती है, और यही राय जिसका आपको इजहार करने का मौका मिलता है। वैसे तो हमें अपनी राय का इजहार का बहुत सारा मौका मिलता है, और हम उसमें अपनी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है या फिर जो हमारे पास मंतक है उसके मुताबिक हम गुफ्तगू भी करते हैं, बहस भी करते हैं, किसी को सच्चा साबित कर रहे होते हैं, किसी के खिलाफ हमारे पास इल्ज़ाम होते हैं। तो सियासी तौर पर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, बहुत सारे मामलात माजी से भी और हाल में भी और मुस्तकबिल के हवाले से भी अपने अपने खर्चात का इजहार भी किया जाता है, उम्मीद का इजहार भी किया जाता है, और यही सियासी इंतखाबी अमल की और जमहूरियत की खूबसूरती भी है। बिल्कुल जनाब, ये जमहूरियत की खूबसूरती भी है और बहुत ज़रूरी भी है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते कि आपने वोट कास्ट करना है, वोट लाजमी देना है। इस हवाले से तो हम बात करते हैं, लेकिन रिजवान एक बड़ी मज़ेदार सी, आपको पता है रोज़ हम दिलचस्प और अजीब कुछ ना कुछ खबरें शेयर करते हैं, अथेंटिक लेकिन बड़ी दिलचस्प लेकिन बड़ी अजीब सी खबरें, जो कि सर्दी में सुनते हुए ज़रा आपको ज़्यादा सर्दी लग सकती है। और वो सर्दी आपको इस वजह से लगेगी क्योंकि नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने क्या किया जी, 40 मीटर से ज़ायद की बुलंदी पर से छलांग लगाई, और छलांग लगाई ठंडे पानी में। कैन यू इमेजिन, सर्दी में आप ये देखें। और आप देख सकते हैं कि इसने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है छलांग लगाकर। आपने सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि एक लेक जमा हुआ होता है और उस पर लोग सर डालते हैं, हाथ डालते हैं, या थोड़े से अंदर जाते हैं और फिर जो है बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा जो उसका पानी जहाँ पे पिघली होती है बर्फ़, वो वाला पोर्शन। और ये देख के हम जो है ना अक्सर कांप जाते हैं कि सर्दियों में ये खबर जब हम सुनते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो है वो 40 मीटर की बुलंदी से छलांग लगाई और आलमी रिकॉर्ड कायम किया। चलिए जी, एक बता चलें कि रावलपिंडी चैम्बर में आपको बता चलें कि एक शानदार नुमाइश का एहतमाम किया गया। पुतली तमाशे ने हाजरीन के दिल जीते हैं। ख़वातीन के लिए इस नुमाइश का एहतमाम किया गया था, और चूँकि ख़वातीन का किरदार हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, और ख़ास तौर पर अब जो जिस तरह से मामलात और वक्त आगे बढ़ रहा है, दुनिया तब्दील हो रही है, तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल हो, समाजी सूरत हाल हो, पाकिस्तान में अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो उसमें भी ख़वातीन का किरदार नहीं झुटलाया जा सकता है, इतना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी हवाले से सरवत हिना ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। रावलपिंडी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और PMCA के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में 2 रोज़ा विरसा एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया।
जैसा हमारी विरासत के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो मेहनत कश हैं, जो घरों में काम कर रही हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो शोकेस नहीं होता, और काम उनका कितना ट्रेडिशनल है और वो ट्रेडिशन को कैसे लेकर चल रही हैं, वो अभी तक लोगों तक मार्केट में नहीं पता चल रहा था। जो घरों पे जो बैठ के लोग ख़वातीन जो काम करती हैं या सराउंडिंग इलाकों में जिनके प्रमोशन के लिए है, वो साथ में हमने PNC ने इसको पपेट शो दिया हुआ। इस नुमाइशी प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग अपने अपने इलाकों की मसनूआत लेकर शामिल हुए। मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल सजाए गए। खास तौर पर बच्चों की दिलचस्पी के लिए पुतली तमाशा का एहतमाम भी किया गया। सारे कल्चर्स अच्छे लगे हैं और पॉपेट शो भी अच्छा लगा है। कार्टून भी अच्छे लगे, डांस भी अच्छी लगी। इधर सारे खेलने की चीज़ें और हमें बहुत खुशी हुई। इधर हम सबको एंजॉय करने का मौका मिला। हमारे जो बहावलपुर का कल्चर है ना, जो हमारे ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं मैं वो लेके आई हूँ। हम एबटाबाद से हैं। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है सारा, और हमारा जो है यहाँ पे रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। इस एग्जीबिशन में बेसिकली हम प्रमोट कर रहे हैं अपने कल्चर को, विच इज़ बेसिकली ट्रक आर्ट। ट्रक आर्ट जो है वो एक पाकिस्तान का यूनिक कल्चर है जो कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज हो रहा है, इंक्लूडिंग USA एंड UK एंड अदर कंट्रीज़ टू। यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं और डिफरेंट तरह का आपको स्टफ देखने को मिलेगा। हैंडमेड चीज़ें मिलेंगी, ट्रेडिशनल चीज़ें मिलेंगी। हमारा होम बेकिंग बिजनेस है और इसके अलावा हम कुकिंग और दोनों काम करते हैं। वी आर होपफुल कि हमारा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाएगा। अभी तक क्राउड तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा जा रहा है। एग्जीबिशन में अपना रेज़न का काम दिखाने के लिए आई हूँ और इसमें काफ़ी वैरायटी है, ज्वेलरी है और डेकोरेशन के आइटम्स हैं, और अभी तक जो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे पास सर्दियों में तमाम कश्मीरी ड्रेसेस होते हैं, कश्मीरी शॉल्स होती हैं, कानी कोट, कानी सूट, कलमकार शॉल्स और बहुत खूबसूरत वैरायटी मौजूद होती है। वर्सा एग्जीबिशन का मकसद कारोबारी सतह पर ख़वातीन की नुमाइंदगी, अपने सकाफती वर्से और फनी सलाहियतों को उजागर करना है। Normally what you would see in a few of these exhibitions, normally you would see imports from outside, but for Versa we have the opportunity to sell our own traditional items, for example chitrali, handicrafts and all. इस तर्ज की तकरीबात का इनेकाद मुआशरे में बाहमी ताउन पैदा करने का अहम जरिया भी समझा जाता है। लेकिन जी अब कुछ हम बताने चले, हिना की रिपोर्ट थी और जिस तरह से ख़वातीन इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी इस नुमाइश में, बहुत ही शानदार और बहुत हौसला अफजा भी है। बिल्कुल जनाब, और इससे जो है पाकिस्तान की जो दस्तकारा है, पाकिस्तान के जो फनकार हैं, उनको भी मौके मिलते हैं। और हम देख रहे हैं रिजवान, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह की नुमाइशें बहुत ज़्यादा इनका इनेकाद करना शुरू कर दिया गया। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो लोग जो प्रॉपर्ली, अगर आप नुमाइश में जाएँ तो आपको अंदाज़ा होता है, जब आप पूछते हैं कि आपका जो है आउटलेट कहाँ है, तो अक्सर आपको बताया जाता है कि हम सारे साल मेहनत करते हैं, घर में बनाते हैं, और जब कोई ऐसी नुमाइश आती है तो इसमें आके बेचते हैं। और ये बहुत अच्छा ज़रिया भी है, ज़रिया माश भी है और एक बहुत अच्छी एक्टिविटी भी है। लेकिन एक्टिविटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें रिजवान, 25 दिसंबर जो है क्रिसमस आने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता चलें कि लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद कि आज 52वां यौम शहादत है। आज उनके यौम शहादत के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत है। मेजर जनरल अबू बकर शहबाज यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं, उन्हें सलाम अकीदत पेश किया जा रहा है। रावलपिंडी में इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, जिन्होंने 1971 में वाहगा बॉर्डर पर दुश्मन की तोपों को खामोश करवाया था, उनका आज 52वां यौम शहादत है। निशान हैदर पाकिस्तान पाक फ़ौज की जानिब से आला तरीन फ़ौजी एजाज़ है और आज उनके मज़ार पर मेजर जनरल अबू बकर शहबाज हाजिर रहे हैं। غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين।
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर ने जो कारनामा सर अंजाम दिया उसको तस्लीम करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें आला तरीन फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा। आज मोहम्मद महफूज शहीद लांस नायक उनका 52वां यौम शहादत है। इस हवाले से रावलपिंडी में तकरीब का इनेकाद किया गया जहाँ पर मेहमान खुसूसी मेजर जनरल अबू बकर शहबाज ने हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और शहीद को सलामी भी पेश की गई। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद ने 1971 की जंग में वाघा बॉर्डर पर वो कारनामा सर अंजाम दिया जिसमें वो ज़ख्मों से चूर, लेकिन उन्होंने दुश्मन के गनर पर हमला किया, मशीन गन ऑपरेटर पर हमला किया, उसका गला दबोचा, उसकी गर्दन तोड़ी और उसको मौत के घाट उतारा। बहुत सारे पाकिस्तान फ़ौज के जवानों की ज़िंदगियां बचाई। इस कारनामे को तस्लीम करते हुए, उनकी बहादुरी को तस्लीम करते हुए निशान हैदर अता किया गया। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद और बहुत सारे ऐसे हमारे जवान जिन्होंने इस मादरे वतन के लिए शहादत को गले लगाया, वो इस अज़्म का सबूत है कि इस मादरे वतन के लिए जान निशावर करना क्या हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और इसका अज़्म है और ये अज़्म उसी अज़्म का इजहार है कि इस वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं। इसके लिए हमें अपनी जान कुर्बान करना पड़े, हमें अपना माल कुर्बान करना पड़े तो हम इससे दरेग नहीं करेंगे। बिल्कुल जनाब, और जैसे रिजवान ने कहा कि हमारे ईमान का हिस्सा है और हम देखते हैं कि आज भी ऐसे नौजवान हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कि वतन की मोहब्बत में अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं और उन्हीं की बदौलत हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और हमें ऐसे नौजवानों की कदर करना, उनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए उनको खिराज तहसीन पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे लेकिन वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का, उसके बाद आएंगे और दोबारा से सुबह पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। और रिजवान, अक्सर औकात हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि लोग एक स्टेटस लगाते हैं कि मेरी जो है वो कोई और आईडी नहीं है, आपको फेक आईडी से अगर कोई भी मैसेज आ रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं तो वो मैं नहीं हूँ। अक्सर औकात हमारी फेक आईडीज बन जाती हैं। और अब तो सोशल मीडिया के जरिए बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये किया कि महानूर की आवाज़ में मैसेज आ जाएगा रिजवान को कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, जल्दी से ये जो नंबर है इस पर भेज दो। और वो मैसेज इतना रियल टाइम होगा कि आप अगर 2 दफ़ा नहीं सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आर्टिफिशियली रिकॉर्डेड मैसेज है। बिल्कुल जनाब, और अक्सर औकात होता ये है कि हम यही इसी चीज़ पर रिलाई कर देते हैं कि अब तो वॉइस नोट भेज दिया है, अब तो आवाज़ सुन ली है, अब तो पैसे भेजने ही भेजने हैं। अक्सर औकात हम देखते हैं कि अब हमारी यूथ जो है फ्रीलांसिंग भी बहुत ज़्यादा कर रही है, ऑनलाइन सेल एंड परचेज भी हो रहा है। समटाइम्स हमें ये भी खतरा होता है कि जो हमने ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो भी समटाइम्स हैक हो जाता है, या अक्सर औकात ये होता है कि हमारा जीमेल हैक होता है और जीमेल से जुड़े सारे अकाउंट हमारे, चाहे वो व्हाट्सएप अकाउंट हो, चाहे वो हमारा फेसबुक अकाउंट हो, चाहे वो हमारा बैंक अकाउंट हो, वो भी समटाइम्स हैक हो जाते हैं। रीज़न ये है कि हमारे मोबाइल जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें जितनी भी एप्लीकेशंस चलेंगी, जो प्ले स्टोर पर हम अपना अकाउंट बनाएंगे या फिर उसको कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से, तो उसके लिए हमारा ईमेल होना ज़रूरी है और तमाम की तमाम अपडेट्स उसी ईमेल पर हमें मौसूल होती हैं। जैसे जैसे ये बहुत सारी आसानियाँ हो गई हैं मानूर कि हम घर बैठे ही चीज़ें ख़रीद भी सकते हैं, हम पैसे दे सकते हैं, हम किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे वसूल कर सकते हैं, अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सकते हैं, घर बैठे बैठे वीलॉग बना सकते हैं, उसके ऊपर हम पैसे भी कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, दुनिया भर में मशहूर हो सकते हैं, दुनिया भर की मालूमात हासिल कर सकते हैं। इतनी आसानियाँ हैं, तो इन आसानियों के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो ख़तरे की घंटी भी बजा रहा होगा। और ख़तरे की घंटी क्या है, उससे हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी सिस्टम या साइबर सिक्योरिटी अलार्म या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। तो ये साइबर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? अगर हम अपने घर में किसी दिन कोई कीमती चीज़ रख लें तो उस दिन घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो जिम्मेदारान हैं वो बार बार घर के दरवाजे भी चेक करते हैं कि ये सही तरह से बंद है, कोई आ तो नहीं रहा, और अगर कोई बात भी आहिस्ता करनी है, ज़रा ज़ोर से बात नहीं करनी। तो इसी तरह से अब साइबर सिक्योरिटी के लिए भी हम एक एप्लीकेशन, अपने मोबाइल को तो हमने प्रोटेक्ट किया पासवर्ड लगाकर, लेकिन उसके बाद हर एप्लीकेशन का अलग से एक डिफरेंट
पास कोड है। अगर हम अपने बैंकिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो उनके भी अलग से पास कोड है और हर दफ़ा OTP आपको मौसूल होता है। तो इसके बावजूद भी ये कंप्लेंट्स आती हैं, शिकायत मौसूल होती है जी कि हमारा मोबाइल पूरे का पूरा हैक हो गया है, हमारा कंप्यूटर हैक हो गया है, हमारा अकाउंट हैक हो गया, हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया या फिर फेसबुक हैक हो गया। तो ये तमाम तर मालूमात हमें आए रोज़ सुनने को देखने को मिल रही होती है। अच्छा रिजवान, जिस तरह आपने कहा कि हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, अब घर बैठे चीज़ें बुला भी सकते हैं, कुछ चाहिए होता है ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए, लेकिन हम घर बैठे ये सारे पैसे गवा भी सकते हैं अगर हम थोड़ी सी हमारी गलती हो जाए, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए। जिस तरह का OTP नंबर किसी के साथ शेयर कर दिया, एक अननोन कॉल आई और कहा कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, नंबर शेयर किया और हमारा सारा अकाउंट जो है हैक हो गया। साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, हमें क्या करना चाहिए, PTA क्या कर रहा है, इसके साथ साथ अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, एक आम आदमी को, आवाम को क्या क्या चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखनी चाहिए वाइल यूजिंग एप्लीकेशंस। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मोहम्मद मुकर्रम खान मौजूद हैं जो कि DG साइबर विजिलेंस PTA हैं। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया इतने इंपॉर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए आपने वक्त निकाला। आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगी, सबसे पहले टेक्नोलॉजी हर बंदा यूज़ कर रहा है, सेफ़ है टेक्नोलॉजी क्या? जब भी कोई नई चीज़ आती है उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। जैसे आप मोटरवे पे जा रहे हैं, वेरी इजीली कैन गो टू लाहौर, लेकिन उसके साथ ज़ाहिर है उसके इल्स भी हैं, यू नीड टू टेक केयर। जब आपको ज़ाहिर शुरू में मोटरवे जब आई थी, मुझे याद है कि बहुत सारे लेक्चर्स TV के ऊपर ब्रॉडकास्ट आते थे कि आपने इसका ख्याल रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। कोई भी चीज़ आप ले लें, उसके साथ उसकी एजुकेशन, उसका सही यूज़ बहुत ज़रूरी है। तो साइबर सिक्योरिटी और साइबर इज़ द सेम थिंग। आप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन में इतना ये पावरफुल चीज़ है जो कि आज से 30 साल पहले सुपर कंप्यूटर होता था। इसके अंदर 8 कोर 8 प्रोसेसर मिसाल के तौर पे मेरे मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं, जो कि आज से अगर 20 साल पहले जाएँ या 30 साल पहले जाएँ तो ये ख्वाहिश होती थी कि मैं एक ऐसे कंप्यूटर पे काम करूँ जिसके अंदर 8 प्रोसेसर लगे, P2 पे काम करूँ। जी हाँ, P2 में तो 1 या 2 प्रोसेसर होते थे। उस वक्त ये होता, जो उस वक्त के जो सुपर कंप्यूटर होते थे उनमें मल्टीपल प्रोसेसर होते थे और वो आजकल हमारे मोबाइल के अंदर है। सो मच ऑफ पावर। तो उसके साथ लेकिन जब ये एक सहूलत है, इसके साथ एक ही मोबाइल के ऊपर आप जस्ट इमेजिन आप TV भी देख रहे हैं, आपकी घड़ी भी है, आपका फ़ोन भी है और एवरीथिंग इज़ कंपोज्ड इन वन बॉक्स, यस, कंप्लीट इन वन बॉक्स। तो इस पावर को आप अच्छे मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर यही मोबाइल आपका कंप्रोमाइज़ हो जाए, जो कि बहुत इजी है, आपने नाम सुना होगा फिशिंग ईमेल या कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई वीडियो आती है जिसको आप एक्साइटमेंट के अंदर आप या मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर या किसी मैसेजिंग एप्लीकेशन के ऊपर आप एक्साइटमेंट में फ़ौरन उसको खोलते हैं या उसका लिंक क्लिक करते हैं, एंड दैट में बी ए फिशिंग लिंक जिसके ज़रिए आपका मोबाइल फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो जाए। नो, जस्ट इमेजिन कि आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो गया, उसके अंदर आपने पासवर्ड सेव किए हुए हैं, उसके ज़रिए आपका माइक कंप्रोमाइज़ हो गया, स्पीकर कंप्रोमाइज़ हो गया। सो एवरीथिंग विच यू कैन डू द अदर पर्सन द हैकर कैन डू। आपका OTP भी इसी मोबाइल के ऊपर आता है SMS की सूरत में जी। तो अगर मिसाल के तौर पर रात को 2 बजे आप फ़ोन को आराम से तकिए के नीचे रख के सोए हुए हैं एंड समबडी लॉग्स ऑन टू योर मोबाइल और वहाँ से वो किसी बैंक की एप्लीकेशन के ऊपर चला जाए और वहीं से उसको SMS रिसीव हो आपके फ़ोन के ऊपर एंड ही हैज़ एन एक्सेस टू योर फ़ोन, वहीं से SMS में से OTP निकाल के उसको फिल करके तो ही इज़ ऑन योर अकाउंट। सो बेसिकली जो भी चीज़ है इट इज़ अ ब्लेसिंग, बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। उसकी ड्यू डिलीजेंस और केयर के साथ करें ताकि वो मिसयूज़ ना हो सके। तो आपने तो कहा डॉक्टर साहब कि ये बड़ा आसान है, किसी भी मोबाइल को हैक करना या स्नेक इन करना, अगर एक्सपर्ट्स हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है। एक्सपर्ट के लिए आसान है। तो एक्सपर्ट के लिए आसान है। अब देख रहे हैं हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये एक्टिविटीज़ करते हैं और वो सिर्फ लोगों के ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन बल्कि बैंक अकाउंट्स तक भी और बड़े बड़े बैंक्स के अकाउंट्स तक भी वर्साई हासिल कर लेते हैं। हम कहाँ गलती करते हैं स्मार्टफोन एज में? अब हमारे पास एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, उसके लिए हमें परमिशन देना पड़ता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी पड़ती है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, जीमेल भी, गैलरी भी, माइक्रोफोन भी, इसके बगैर स्मार्टफोन चलता भी नहीं है। आम हम हैं यूज़र, हमारे लिए इसमें साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे कि हमें अग्री करनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर नहीं करनी चाहिए? मैं तो
मैं खुद भी करता हूँ तो मैं ऐसी चीज़ कभी नहीं कहूँगा जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, बट जितना केयर आप कर सकते हैं उतनी केयर ज़रूर करनी चाहिए। ईमेल वो आप यूज़ करें जो कि मिसाल के तौर पे, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा वो लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या गवर्नमेंट के साथ हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जो उनके अपने डोमेन की ईमेल है उसको यूज़ करें, बजाय इसके कि पब्लिक याहू, जीमेल या इस तरह की ईमेल को यूज़ करें। उसके ऊपर काफ़ी आपके ऑफिशियल मैसेजेस भी होते हैं जो कि आपकी प्राइवेसी और आपकी डाटा, वेरी सेंसिटिव डाटा इज़ देयर, उसको आप अगर अपनी डोमेन पर रखेंगे जहाँ पे मुख्तलिफ आपने सिक्योरिटी चेक्स लगाए हुए हैं, आपके सर्वर के अंदर उसका तमाम डाटा मौजूद है। इस तरह इसी तरीके से जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल में आजकल कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जिसमें वो आपसे चेक ना करवाएं कि मैं आपका कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं, आपके मतलब बाकी सारा डाटा यूज़ कर सकते हैं, फाइल सिस्टम, तस्वीरें यूज़ कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल शायद ना हो। और लोकेशन भी सबसे पहले मांगते हैं। जी हाँ, ऐसे ही। तो वो मेरे ख्याल में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बहुत ज़रूरी एप्लीकेशन है, ख़ास तौर पे ये मैसेज मैं उनको देना चाहता हूँ जो कि किसी अच्छी जॉब या मतलब सेंसिटिव जॉब पे हैं, कि उनको बेहतर तो ये है कि आप 2 फ़ोन रखें। एक के अंदर आपने मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल करना, बिकॉज विदाउट योर फ्रेंड यू कैन नॉट लिव, वो आपकी कंपल्शन आपने करना ही करना है। तो बेहतर है कि आप उसके लिए अलहदा फ़ोन रख लें और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए एक अलहदा फ़ोन हो, या अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आप वो ज़रूरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें जो कि ज़रूरत है आपकी, उसके अलावा कोई फजूल वो ना करें। और दूसरा, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली आपकी जो ईमेल उसको चेक करते हुए या मैसेजेस को चेक करते हुए, कोई लिंक ऐसा है, कोई ईमेल अव्वल तो ऐसी जगह से आई जिसको आप नहीं जानते उसको ना खोलें, और अगर उसके अंदर कोई लिंक है तो वो जब तक ज़रूरत ना हो या आपका कोई बहुत ही जानने वाला हो उसके अलावा वो ना करें। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जानने वाले की तरफ से ही उसका ईमेल एड्रेस या हैक हो गया या उसने इम्पर्सोनेट किया हुआ है, जैसे मेरा नाम मुकर्रम खान है, मुकर्रम खान, वो क्या करे मुकर्रम खान 1@gmail.com, उससे पहले वो उसकी जो आईडी बनाएगा वो कहेगा मुकर्रम खान PTA.com। इस तरह वो ऐसा लगेगा कि वाकई ये मेरे ही अकाउंट से आया है, और मैं उसके लिंक को क्लिक करूँगा और हियर आई गो, इट इज़ लाइक फिशिंग, उसने मुझे कैच कर लिया। उसके अलावा फिर वो मेरा मोबाइल भी कंप्रोमाइज़ कर सकता है, मेरा अकाउंट भी कंप्रोमाइज़ कर सकता है, और सारा कुछ मैं उसके अब शिकार हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि आपने 2 फोन्स रखने हैं, अक्सर औकात ऐसा होता है कि जिस ईमेल आईडी के साथ हमारा बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है, उसी ईमेल आईडी के साथ हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी लिंक कर लेते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप उसी के साथ होता है। इज इट सेफ? और इसके अलावा मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि हम जब माइक्रोफोन को एक्सेस दे देते हैं तो अक्सर औकात हम ये भी कह रहे होते हैं कि जो हम बात करते हैं, हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो वही ऐड आया होता है। ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या क्या है कि ये ऐसा होता है, या वाकई ऐसा हो रहा होता है? हमारा फ़ोन अभी बिल्कुल लॉक है, कोई इस पर एप्लीकेशन यूज़ नहीं हो रही, तो जो मैं बोल रही हूँ क्या वो भी रजिस्टर हो रहा है कहीं? जी हाँ, आपका जब आपका मोबाइल स्लीप मोड में भी होता है तो आपका माइक और आपकी जब आप अपनी एक्सेस देते हैं और अपना कंसेंट देते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशन को, वो एप्लीकेशन हर वक्त चल रही होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब भी रात को या सुबह आप उठ के देखते हैं तो आपके व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेजेस आए होते हैं जो कि रात को आते हैं। इसका मतलब है कि आप वो तमाम एप्लीकेशन रात को दीज वर एक्टिव, सिर्फ आप सो रहे थे लेकिन वो तमाम एप्लीकेशन जाग रही थी और आपको मॉनिटर भी कर रही थी। तो एक तो वो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके बेडरूम के अंदर, आपकी प्राइवेसी के अंदर एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो कि आपको सुन भी सकता है, सारा कुछ कर सकता है, इसका एक डिफरेंट आस्पेक्ट है। लेकिन ये मैंने खुद नोट किया है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ और ये मेरे जेब में पड़ा हुआ है या मेरे टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, एंड आई वुड स्टार्ट सीइंग ऑन द गूगल, उसी तरह की वो मुझे आना शुरू हो गई। सो बेसिकली तो वो, और इसका आप शायद लीगली भी ना कर सकें, बिकॉज इफ़ आई सू से फॉर एग्जांपल सम सोशल मीडिया कंपनी कि जी ये देखें ये तो मेरे सुन रहा था, ये देखें इसने ये ऐड आई हैं, तो वो आपका एंड यूज़र एग्रीमेंट आपको दिखा देंगे, देखें जी आपने खुद ही टिक किया था कि मैं आपके एड्रेसेस भी देख सकता हूँ, मैं आपका फ़ोन भी वो कर सकता हूँ, आपके फ़ोटोज़ भी देख सकता हूँ, सारा कुछ। सो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि जितना केयर हम कर सकते हैं इसको थोड़ा सा दूर, मैं अपने फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस में बैठता हूँ तो अपने फ़ोन को अपने ड्राज के अंदर रखता हूँ ज़रा, जहाँ पे आवाज़ ना जा सके, या जब मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ तो अपना फ़ोन ही लेके जाता हूँ,
ये असल में जो साइबर सिक्योरिटी हमेशा कन्वीनियंस के थोड़ा सा इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो जब आप साइबर सिक्योरिटी करते हैं, अक्सर हमारे पीटीए में भी लोग हमसे नाराज़ होते हैं कि आपने देखें ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, मैं क्या करूं जी। तो वो तमाम उनकी सेफ्टी के लिए होता है। जस्ट लाइक पुलिस कि वो आपको ट्रैफिक पे रोक रही होती है या मुख्तलिफ जगह पे आपको, तो वो या आपके वो रुकावटें लगाई होती हैं रोड के ऊपर, तो इट इज़ बेसिकली अ डाइवर्शन, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी। सो सेफ्टी जब आप करते हैं, सिक्योरिटी आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका यूज़र कन्वीनियंस थोड़ी सी उसमें कंप्रोमाइज़ होती है। बट दैट यूज़र अगर आप उसके इम्प्लीकेशन को देखें कि अगर ये नहीं करूँगा तो मेरा बैंक अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो सकता है, या मेरी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, मेरा डाटा लीक हो सकता है, तो उस इम्प्लीकेशन को अगर हम जहन में रखें तो शायद ये इनकन्वीनियंस इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि उसका डैमेज है। डॉक्टर साहब, एक जो सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल होती हैं, पीटीए का मैसेज भी आ जाता है साथ मोबाइल पे, और कि आप अगर इस मैसेज को ब्लॉक करना चाहते हैं तो इस कोड पर यस लिख कर भेज दें, अनसब्सक्राइब करना है। लेकिन उससे कबल एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात उन लोगों के लिए कि ये नंबर्स जो मेरा मोबाइल नंबर है, ये या तो मेरे बैंक अकाउंट के साथ अटैच है, या मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर दस्तियाब है, या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर के पास है। अब जो अगर फर्नीचर बनाने वाला है या टैंकी साफ़ करने वाला है, उसके पास मेरा नंबर कैसे पहुँचता है, उसके प्रमोशनल मैसेजेस मुझे लगातार क्यों आ रहे हैं। इनको अनसब करने का तरीका तो बता दिया, मैसेज में लिख दिया नीचे, लेकिन उससे पहले ये एक पर्सनल चीज़ है नंबर। इस तरह से हर बिजनेस के पास नंबर मौजूद होना, ये हम क्या गलती करते हैं कि हमारा नंबर चला जाता है। दूसरा, अगर कहीं और कुछ हो रहा है तो वो क्या सिलसिला होता है? जी, मैं मिसाल के तौर पे अभी ग्रॉसरी करने गया हुआ था एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे, तो वहाँ पे एक डील लगी हुई थी। उन्होंने कहा जी आप ये जाएंगे तो वहाँ पे आप अपना एंट्री करवा लीजिएगा। वहाँ पे गया तो दे वर आस्किंग ऑल माई डिटेल्स विच आर वेरी प्रेशियस पर्सनल आइडेंटिफाइबल एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। वो मेरा मोबाइल नंबर, मेरा एड्रेस और बाकी मुख्तलिफ चीज़ें, आईडी कार्ड नंबर, इवन रेस्टोरेंट्स में भी आपको आप so these are very dangerous things और these are against the privacy law. Unfortunately अभी तक हमारा डाटा प्राइवेसी बिल अप्रूव नहीं हुआ, उसके बाद ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाएगा, बट अदरवाइज़ हमें यूज़र को खुद थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। पीटीए इसके लिए काफ़ी कुछ करता है, हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर हम इन्फोग्राफ्स भी रखते हैं, बाकी हम सोशल मीडिया के ऊपर भी इस तरह की अवेयरनेस या एसएमएस के ज़रिए देते रहते हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर ना करें, ख़ासतौर पे ओटीपी है या आईडी कार्ड के साथ। या अगर आप बाकी भी आप जाएँ जिस जगह पे जाएँ आपसे आईडी कार्ड की कापी लेते हैं जी। नो, आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस भी लिखा हुआ है, आपका आईडी कार्ड नंबर भी लिखा हुआ है, आपकी तस्वीर भी है, आपका थंब इम्प्रेशन भी है। दीज आर वेरी प्रेशियस यूज पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, जो कि आप जिसको PII कहते हैं, वो आप दे रहे हैं। उसके अलावा वो फिर आपसे फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं। इस तरीके से मतलब मैंने भी देखा है, इसमें हमारा भी, मैं समझता हूँ कि कसूर शायद हमारे ऑपरेटर या हमारा भी होगा कि मैंने कई लिंक्स देखे हैं फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर कि इतने पैसे दें और CDR ले लें जी, कॉल डाटा रिकॉर्ड ले लें या आपकी आईडी कार्ड की कॉपी ले लें। बेसिकली देर आर सर्टन लूप होल्स। मैं खुद भी कहीं हम खुद भी गलती कर रहे होते हैं। जी, हम खुद भी गलती कर रहे होते हैं। कुछ हमारे जो डाटा कस्टोडियंस हैं उनके साइड पे भी थोड़ी सी गलती है, वो हम उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और बट इट इज़ ए प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया, साइबर सिक्योरिटी is not a system, it's not a mechanism, it's not a process, it's a program which keeps evolving itself. जैसे मैंने बताया कि हमारी 30 साल पहले ख्वाहिश होती थी कि 8 कोर का सुपर कंप्यूटर हमारे पास हो, अभी वो हमारे पास है। तो इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक साइबर सिक्योरिटी का पूरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट अभी कर रहा हूँ और उसके बाद ये सिस्टम सिक्योर है, हो सकता है वो आज सिक्योर हो, लेकिन कल या 1 साल के बाद इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए कि ये सारा ऑब्सोलीट हो जाए। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये एवॉल्विंग प्रोसेस है जो कि वक्त के साथ साथ और इम्प्रूव से इम्प्रूव होता जाता है। कोई भी सिस्टम, कोई भी डिफेंस दुनिया में इम्प्रेगनेबल नहीं है, वो ब्रीच हो जाता है, एफर्ट उसके साथ चाहिए। कहते हैं ना कि ताले जो हैं वो अपने लिए नहीं होते, वो नहीं, ताले चोरों के लिए होते, शरीफों के लिए। लेकिन उसमें ये मैं बताऊं कि आप कोशिश आपको करनी चाहिए, ये नहीं कि आप मतलब जस्ट यू गिव अप कि ये तो सारा हो ही जाएगा, कोई ना कोई हैकर होगा जो इसको कर ही लेगा। बट आई थिंक इज कि आपने इन टर्म ऑफ टाइम और फाइनेंसेस हैकर को डिफीट करना।
बिल्कुल। टू वे जो है हम ऑथेंटिकेशन वगैरह, ये जो छोटी छोटी स्टेप्स है छोटे-छोटे ये step ऑन लें। करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एप्लीकेशंस पे। 18 से 24 दिसंबर साइबर सिक्योरिटी वीक मनाया जा रहा जी है। हाँ। पीटीए इस हवाले से क्या कर रहा है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं या कुछ है आगे फ्यूचर में जिस पे आप काम करें, तो प्लीज़ बताइए। तो ये हमने रियलाइज़ किया कि सबसे जो वीकेस्ट लिंक है इस पूरे सिस्टम में वो एंड यूज़र्स हैं, जो कि कुछ लोग केयर नहीं करते। और ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि मैं कौन सा इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा डाटा निकल भी गया तो फिर क्या होगा, उस पे क्या चंद तस्वीरें ही हैं। हाँ, एक तो ये मिथ है जो ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एलिमेंट एक चेन में हर कड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और एक अगर कड़ी ये ना समझे कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ और वो बहुत वीक हो, द स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्लीट चेन इज आइडेंटिफाइड और डिटरमिन्ड बाय द वीकेस्ट लिंक। तो अगर मेरा डाटा कंप्रोमाइज होगा तो मेरे साथ मेरे फ़ोन में मेरे प्यारों का, मेरे दोस्तों का, मेरे बच्चों का, बीवी बच्चों का डाटा, ऑफिस का डाटा है, वो कंप्रोमाइज़ और वहाँ से लिंक बनता बनता आगे चला जाएगा। तो इसको आइडेंटिफाई करते हुए हमने ये साइबर सिक्योरिटी वीक भी हम मना रहे हैं, और उसमें बेसिक पर्पज़ ये है कि एंड यूज़र को हम टारगेट करें। इसमें दो टेंटिकल हैं। नंबर वन तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या हमारे जो बाकी प्राइवेट और पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं उनके एम्प्लॉइज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको अवेयरनेस के लिए, बिकॉज किसी भी सिस्टम से फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑफ जैज़ फॉर एग्ज़ाम्पल उनका सिस्टम वेरी गुड सिस्टम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में तमाम उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के कंट्रोल लगाए हुए हैं, बट समबडी हु इज़ वर्किंग इनसाइड दैट कंपनी हु हैज़ द पासवर्ड ऑफ द सर्वर और द सिस्टम और समथिंग, अगर वो केयर नहीं करेगा, अगर एक आइडेंटिफाई ऐसी पड़ी हुई यूएसबी को ला के अपने सिस्टम में लगा देगा जिसके अंदर वायरस है, या वो अपना सोशल इंजीनियर होके उसका पासवर्ड किसी के साथ शेयर कर देगा जिसको यूज़ करते हुए उसी का दोस्त या उसके दोस्त का दोस्त, या जिसने जिस तरह आपने बताया कि फ़ोन कॉल आई उसमें बताया जी कि आपका बेटा हमारे पास है, समथिंग लाइक दिस। सो दीज ऑल आर सोशल इंजीनियरिंग। वो उसका अगर पासवर्ड ले ले तो हर चीज़ पासवर्ड के साथ लिंक है, उसके अंदर से जाता जाता वो आगे तक पहुंच जाएगा। सो एट वन एंड हम जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में उनकी ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं और उनको हम टारगेट कर रहे हैं। दूसरा जनरल पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं कि वो उन्होंने भी अपने आप को एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर समझना है और वो वीकेस्ट लिंक नहीं बनना। हमने किसी ने भी वो वीकेस्ट लिंक नहीं बनना जिसकी वजह से हमारे दोस्त या बाकी हमारे जानने वाले रिश्तेदार कंप्रोमाइज़ हो सकें। तो हम उसके लिए हम लेक्चर भी करते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स का, उनका सोशल मीडिया पे भी होता है, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी होता है। बाकी जो हमारे साथ बाकी रेगुलेटर है जैसे SECP है, नादरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ मिल के भी हम सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चला रहे हैं। उसके अलावा हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं अपने, इधर भी इन्फोग्राफिक्स हैं, वेब पेजेस हैं, इनके ज़रिए लोगों की अवेयरनेस हम करते भी रहते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा इंटेंसिव एक डोज हम ये चाह रहे हैं कि हर साल इस तरह की एक इंटेंसिव डोज चलती रहे, और जिस तरह हम वैक्सीन लगवाते हैं उसका बूस्टर फिर लगाते रहते हैं जी। तो हर साल ये बूस्टर लगेगा, रिफ्रेशर एक तरह से होता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ये हम बेहतर से बेहतर होते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जब अपना मोबाइल हम संभाल के नहीं रखते या संभाल के रखते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। अब PTA अप्रूव्ड मोबाइल्स, PTA नॉन अप्रूव्ड मोबाइल्स, उसके लिए बाईपासिंग का काम किया जाता है। छोटा सा एक मोबाइल लें, उसका EME नंबर पंच कर दें आप बड़े मोबाइल के ऊपर, और उसमें अब सिम डालना, सिम चल रही है। कितना ख़तरनाक है। हम अपने 4 पैसे बचाने के लिए अपने आप को, अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन को कितना रिस्क पर लगा रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल में स्टोर है वो किसी भी लम्हे बंद हो जाएगा, उसको रिट्रीव करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। जी बिल्कुल, ये इसके 2 आस्पेक्ट हैं। एक तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी इलीगल चीज़ें, एक तो हम इसको काउंटर करने के लिए बाकी जितने मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ वी आर इन टच। एप्पल को क्लोन करना इतना आसान नहीं है, इस तरह सैमसंग के साथ भी, सैमसंग को नहीं है, जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं उनके साथ वी आर ऑलवेज इन कम्युनिकेशन, और हम इम्प्रूव से इम्प्रूव करते जाते हैं। तो उनको क्लोन करना काफ़ी हमने मुश्किल कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ जो फ़ोन नॉर्मल चीप ब्रांड्स वगैरह उनको अभी भी लोग करवाते हैं और जाके वो करवाते हैं। उसमें देखें जी, जिसको आप देते हैं करने के लिए, तो द पर्सन हु इज़ डूइंग दैट वो कहता है जी आप छोड़ के चले गए, शाम को आके ले जाइए, या 2 घंटे के लिए दे दें, मैं आपको इसको करके देता हूँ। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास है,
वो उसके ज़रिए वो आपको वो डाटा आपका बेच भी सकता है, वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, जैसे उसको रूट करवा लेते हैं आप, जेल ब्रेक करवा लेते हैं या इस तरह करवा लेते हैं, तो उसमें भी उस कंपनी की जितनी भी सिक्योरिटी फीचर, एप्पल फॉर एग्जांपल वी बिलीव दैट इट इज़ द मोस्ट सिक्योर फ़ोन, वो इसलिए सिक्योर है जब तक कि वो जेल ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर कंपनी मुख्तलिफ अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अपने पैचेस इंस्टॉल करती है, ऑटोमेटिकली अपडेट्स करती है, और उसके अलावा बाकी जो भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई होती हैं उनको वो पैच करते जाते हैं। लेकिन अगर आप जेल ब्रेक कर लेते हैं तो वो पैचेस आना बंद हो जाते हैं, और कई दफ़ा वो लोग खुद भी कहते हैं जो कि आपको ब्रेक क्रैक करके देते हैं कि इसको अपडेट नहीं करना आपने। तो अपडेट नहीं किया तो जिस तरह मैंने बताया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, तो वो पैचेस या वो कंप्रोमाइज जो कि कल आए हैं वो आज आप उसकी वजह से आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम से, और एक और भी रिक्वेस्ट मैं आपके हवाले से करना चाहता हूँ कि ये जिसको कहते हैं पीटीए टैक्स, ये पीटीए का टैक्स नहीं है, ये एफबीआर का टैक्स है। हम लोगों को सहूलत मुहैया करते हैं कि एक एप्लीकेशन हमने बनाई हुई है अपने एक्सपेंसेस पे, ताकि लोगों को सहूलत हो, उसके ज़रिए वो रजिस्टर हो के वो चले जाते हैं एफबीआर के सिस्टम के ऊपर, और वहाँ से वो उनको बताते हैं कि आपके फ़ोन का इतना टैक्स है। वो किसी भी बैंक में ऑनलाइन जमा करवाते हैं, तो वो हमारी एप्लीकेशन उसको फिर उसके साथ करवा के तो ऑपरेटर के साथ उसको वो करवा दे। जस्ट ब्रांड्स के लिए तो किस्तें भी कुछ सोशल मीडिया पर प्रमोशन चल रही है कि अब आप ये इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। हाँ जी, वो एक सारे मोबाइल का प्लान है, देयर आर डिफरेंट कंपनीज, लेकिन बट पीपल नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है। और दूसरा ये कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जस्ट इमेजिन कि अगर एप्लीकेशन ना होती, हाँ जी, तो आप जाते एफबीआर के किसी काउंटर पे जाके एक टोकन लेते, आप किसी बैंक में जाके लाइन में खड़े होते, आप वो टैक्स अदा करते, फिर वो जाके उधर जमा कराते, एफबीआर हमें बताता किसी फ़ोन के ज़रिए या किसी और को, या हो सकता महीने के बाद उनका डाटा आता सीडी में कि ये इस महीने में लास्ट महीने में हमने तमाम को कर लिया है, टैक्स आ गया, इनको आप अनेबल कर दें। तो जस्ट इमेजिन कि कितना हैसल एक होती। तो हमने लोगों की सहूलत के लिए ये एक एप्लीकेशन बनाई है, लेकिन हम उसमें बदनाम हुए हैं कि लोग समझते हैं पीटीए इंस्टॉलमेंट वाली बात बताएं। जब बहुत सारे हमारे जो नाज़रीन हैं जानने वाले जी, इसमें काफ़ी इसमें आ रही हैं एप्लीकेशन। जैज़ ने फॉर एग्जांपल अभी पिछले दिनों एक स्कीम लॉन्च की जिसमें वो ईजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपको फ़ोन दे देंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू बी पोस्ट पेड। मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, वहाँ पे इट इज़ वेरी नॉर्मल जी। वहाँ पे जब मैं गया था तो मैंने जाते ही एक पैकेज लिया था, तो हर महीने मेरे 5 पाउंड कटते थे, और मुझे 500 मिनट उसमें फ्री थे, और 100 SMS डाटा उन दिनों थोड़ा सा होता था, और हर साल मुझे फ़ोन भी रिप्लेस करके दे देती थी। जब नया मॉडल आता है तो पुराना भी रिप्लेस आप करवा सकते हैं। वो रिप्लेस, तो इट इज़ वेरी कॉमन इन दी वेस्टर्न कंट्रीज़। तो यहाँ पे भी सिस्टम आ रहा है। बेसिक पर्पज़ ये है कि हम अपनी इंटरनेट की एक्सेस को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, और वी प्रमोट इट। हम चाहते हैं कि हर शख्स के पास इंटरनेट की एक्सेस हो, ताकि वो दुनिया के साथ इन टच रहे। उसके अलावा जो जो फैसिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन चीज़ें, तो उसको लाइन में खड़े होके अपना बिल ना देना पड़े, अवेल कर सके, वो अवेल कर सके तमाम। सही। मुकरम साहब, एट द एंड एक छोटा सा आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, काउंटर पे हमें कार्ड दिया जाता है या कहा जाता है अपना नंबर लिखें। सिर्फ वो नंबर होता है, फ़ोन नंबर तो हम लिख देते हैं। क्या वो लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? इसके साथ अगर मैं फ़ोन अपना सेल कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है? हम फैक्ट्री रीसेट तो कर देते हैं, इसके अलावा क्या करना है? बहुत अच्छा सवाल है ये। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पर गवर्नमेंट लेवल पे और बाकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और उसके ऊपर कानून भी बनना चाहिए कि कोई आपकी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन ना ले सके। आप देखें हर जगह पे जाएं, आपको किसी का काम है या नहीं है, वो आपकी आईडी कार्ड की कापी पहले लेता है जी, और वो फिर उसके ज़रिए अक्सर हमारी ग्रे सिम्स आपने सुना होगा या इलीगल सिम्स। आप मिसाल के तौर पे आपको जो कॉल आती है, मैंने कई दफ़ा लोगों को ट्रेस किया है कि उनको हमें वो हमारा बैंक अकाउंट हैक हो गया और ये नंबर था, यहाँ से कॉल थी। जब हम उसको नंबर को ट्रेस करते हैं, जो व्हाट्सएप के ज़रिए उसको कॉल आई होती है, तो पता चलता है कि वो भक्कर की किसी माई सुखा या किसी के नाम पे वो था, आईडी कार्ड था, और उसके अगेंस्ट लोगों ने सिलिकॉन थंब
लगाकर तो उससे वो सिम हासिल की थी। दो हम उसको अभी मुश्किल करते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने मल्टी फिंगर अथेंटिकेशन के ज़रिए कर दिया। आप सिम ऐसे नहीं ले सकते, रैंडमली आपके 10 फिंगर में से कोई आपको वो लगानी होंगी 2, तो उससे वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरीके से हम लोगों को पकड़ भी रहे हैं, काफ़ी फ्रेंचाइजीज़ या काफ़ी लोग जो इसमें सेल पॉइंट जहाँ पे कि ग्रे सिम, इलीगल सिम्स बिकती हैं, उनके ऊपर हम FIA के ज़रिए रेड करते हैं, उनको अदालत में लेके जाते हैं, उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। लेकिन अवाम का भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 1 तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो कहीं पे ना दें। फ़ोन अगर आप अपना बेच रहे हैं तो उसको इंश्योर कर लें कि वो फैक्ट्री रीसेट है। उसको अगर आप खुद नहीं कर सकते तो जो भी आपके ख़ानदान में जिसको आता है, आजकल बच्चा इसका एक्सपर्ट है, तो उससे आप वो करवा के इंश्योर कर लें कि उसके अंदर कोई और डाटा आपका नहीं है। कई दफ़ा होता ये है कि आप रीसेट भी करते हैं तो कई दफ़ा आपका डाटा उसके अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइबर सिक्योरिटी की हमने इतनी सारी बातें की हैं, अगर कोई शिकायत है तो वो PTA को अप्रोच करेगा, FIA को अप्रोच करेगा साइबर सिक्योरिटी? जी हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आपकी शिकायत किसी ऑपरेटर के बारे में, बिकॉज वी आर द रेगुलेटर, तो हमें आप PTA को उसकी कंप्लेन करें। लेकिन अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो वी आर नॉट द इन्वेस्टिगेशन कंपनी, FIA इज़ द इन्वेस्टिगेशन कंपनी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। तो वो FIA ने उसको करना है। तो बेसिकली आपको साइबर क्राइम या अगर आपका कोई हैक हो गया या आपको फ्रॉड हुआ है तो उसके लिए FIA इज़ द राइट फोरम। और अगर आपके अपने मोबाइल के ऊपर कोई शिकायत है, मोबाइल के ज़रिए या कोई आपका नंबर कहीं और बिक गया है या आपके मतलब किसी सर्विसेज आपको नहीं आ रही, तो वो आप PTA की हमारी हेल्पलाइन भी है, हमारा वेबसाइट के ऊपर पोर्टल में भी है, और उसके अलावा हमारी कॉल सेंटर भी है। तो आप वी आर ऑलवेज देयर, और हमारा बहुत अच्छा परसेंटेज है, अबाउट मोर देन 90% शिकायत जो है वो हम रिजॉल्व करते हैं। उसके ऊपर हमारे चेयरमैन इज़ वेरी पर्टिकुलर, वो इसका हर हफ्ते या हर महीने उसका वो अपडेट लेते हैं, और उसके बाद वी आर वेरी एग्रेसिव इन दिस। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकर्रम फॉर योर टाइम। इतने इंपॉर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए आपने वक्त निकाला। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा इशू है जो कि आजकल हम सारे लोग ही डिस्कस कर रहे होते हैं, चाहे हम एजुकेटेड हैं या हम एजुकेटेड नहीं हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे ही नाम से आईडीज़ बनती हैं, हमारी आईडीज़ हैक हो जाती हैं और हमें नहीं पता होता। आज के प्रोग्राम में हमने एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से बात तो की है, लेकिन रिजवान, जिस तरह हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। ना सिर्फ क्रिकेट के हवाले से हम बात करते हैं, बल्कि स्क्वॉश हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल के हवाले से बड़ी अच्छी खबर थी। अंडर 13 एंड अंडर 15 जो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम थी, उनके हवाले से बड़ी अच्छी खबर थी। लेकिन जो स्क्वॉश है उसमें, और ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें, ख़वातीन पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं स्क्वॉश के मैदान में भी, हर मैदान में, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो चाहे स्क्वॉश का मैदान हो। सो बेसिकली स्क्वॉश में ना बड़ी मज़ेदार चीज़ ये स्क्वॉश में मज़ेदार चीज़ होती है कि इसमें आपको टेम्परामेंट बहुत चाहिए, आपको मेहनत बहुत चाहिए, और आप उस यंग एज में हमने देखा हमारे स्क्वॉश के प्लेयर्स ने शुरू किया और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने इसके लिए मेहनत की, रिजल्ट्स हासिल किए और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंप्स। अच्छा रिजवान, जिस तरह हम बात करते हैं स्क्वॉश हो, क्रिकेट हो, कोई भी जो है खेल हो, हमारे प्रोग्राम में जब भी कोई एक्सपर्ट आता है तो आपने देखा होगा रिजवान, पिछले कुछ अर्से से फिटनेस के हवाले से बात की जा रही है, खिलाड़ियों की फिटनेस। आज हम जरा खिलाड़ियों की फिटनेस के अलावा अपनी फिटनेस के हवाले से भी बात करेंगे। विंटर्स है और विंटर्स में जो है ऑब्वियसली सर्दी का मौसम है जिसमें ताज़ा खून बनाने का जो बेहतरीन मौके जो है वो फराम किए जाते हैं हमें, और सर्दियों में खाए जाने वाले जो खुश्क मेवे हैं वो अपने अंदर वो तमाम तर ज़रूरी ग़िज़ायात रखते हैं जो जिस्म में तवानाई और ताज़ा खून बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। स्क्रीन पे बहुत मज़े के ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं रिजवान। ऑब्वियसली ड्राई फ्रूट्स जो है वो हम शौक से खाते भी हैं और सर्दियों में ज़रा इत्तेदाल में रहते नहीं और ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स हम अगर खा भी लें और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिनकी आपस में बनती नहीं है, ड्राई फ्रूट्स की भी आपस में बनती नहीं है कि अगर आप एक ड्राई फ्रूट खा रहे हो तो आप उसके साथ दूसरा खाएंगे तो हो सकता है आपका स्टमक अपसेट हो जाए या खुदा ना खास्ता आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, कुछ भी कोई भी रिएक्शन हो सकता है। तो कौन से ड्राई फ्रूट्स आपने एक साथ किस कॉम्बिनेशन में खाने, कितने खाने हैं दिन में, ये सब जानना भी ज़रूरी है। अनीसा सुहेल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अपने देखे होंगे हम अपने नाज़रीन से बात कर रहे थे खुश्क मेवाजात की, और जैसे खुश्क मेवाजात का जिक्र आता है ना तो महानूर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि सर्दियाँ भी हैं, खुश्क मेवाजात भी हैं। तो ये कितने खा सकते हैं हम, कितनी तादाद में और या फिर मिकदार में?
और इनके नुकसानात भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होता है कि हम इसको खाना रोक ही दें। तो आपने सबसे पहले मिकदार की बात की। मिकदार बेसिकली जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो फ़ैट की सोर्स होते हैं। तो एक तो हर बंदे के डिफरेंट कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती हैं और कैलोरीज़ के हिसाब से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फ़ैट्स की परसेंटेज स्प्लिट होती है उसकी। तो हर बंदे का वो डिफरेंट होता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग एक मुट्ठी जिसमें 8 से 10 मुख्तलिफ मेवाजात आ सकते हैं, वो एक बंदे को एक दिन में ज़रूर लेने चाहिए। अगर वो उसके साथ और बहुत सारी फ्राइड चीज़ें और वो सब कुछ नहीं ले रहा, वो सारी चीज़ें छोड़ के आपने जो फ़ैट और ऑयल या चर्बी का जो कंटेंट है वो आपने ड्राई फ्रूट से लेना है। तो ये तो होगी क्वांटिटी की बात। उसके बाद आपने नुकसानात और फ़वाइद की बात की। तो नुकसानात इतने नहीं हैं जितने उसके फ़वाइद हैं। तो मैं पहले फ़वाइद की बात करूँगी। ओमेगा 3 ड्राई फ्रूट्स में, तमाम ड्राई फ्रूट्स में, जिसमें आलमंड्स आते हैं, काजू हैं, पिस्ताशियोज़ हैं, पिस्ते और अखरोट वगैरह, इन तमाम मेवाजात में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं और ओमेगा 9। अब इनका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी कि दिल के अमराज से हमें बचाते हैं। इसके अलावा इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वो सोजिश होती है जिस्म में जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, शुगर ज़्यादा लेने की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, मोटापे की वजह से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, इस तरह की चीज़ों की वजह से मुस्तकिल सोजिश जिस्म में रहती है और इवेंचुअली वो फिर मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में हमें सामने आती है। तो ओमेगा 3 ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये हमें उस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। इसके अलावा इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि मेमोरी में, लर्निंग में, बच्चों का ख़ास तौर पे IQ डेवलप करने में, और बूढ़ों को अगर आप मुसलसल ले रहे हैं तो आपको पता है ओल्ड एज डिमेंशिया होता है, भूल जाने की बीमारी होती है, अल्जाइमर्स होता है ओल्ड एज में जाके, उससे ये बचाता क्या ये इसमें बादाम ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं या और ड्राई फ्रूट्स भी? नहीं, ये सारे ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड्स ऐसे हैं जो तमाम मेवाजात में इक्वली होते हैं। बादामों का ये है कि अब मैं ये बताना चाहूँगी कि उनको खाना कैसे चाहिए, क्योंकि मतलब वैसे भी आप ले सकते हैं लेकिन उसका बेहतर तरीका ये है कि आप उसको रात को भिगो के रखें पानी में और सुबह छिलका उतार के खाएं, क्योंकि बादामों के छिलके में एक बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, उनको फाइटेट्स, टेनिन्स और लेक्टिन्स बोलते हैं, उनको हम एंटी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इससे मुराद ये है कि आप जो भी आप खा रहे हैं वो तो आप खा रहे हैं, लेकिन एंटी न्यूट्रिएंट्स उसको जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होने देते, जज्ब नहीं होने देते, तो आप उसका मुकम्मल तौर पे फ़ायदा नहीं उठा सकते जो आप खा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है बादामों को, जनरली ड्राई फ्रूट्स वगैरह के बारे में, कि आप उसको छिलका उतार के खाएं तो वो बेहतर होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। सिर्फ जिंक अलोन हमारे जिस्म में 300 से ज़ायद केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, बिल्कुल छोटी सी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा बिल्कुल। अच्छा अनीसा, आपने एक बात कही कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़वातीन में PCOS, एंडोमेट्रियोसिस का बाइस भी बन रही होती है। मर्द हजरात में भी हम समटाइम्स कहते हैं कि टांगों में दर्द है, शेटिका पेन की तरफ जो है इसके जाते हैं कुछ इसके रीजंस। बेसिकली अक्सर औकात जब हम PCOS के शिकार हो जाते हैं, एंडोमेट्रियोसिस का, तो डॉक्टर्स हमें कहते हैं आपने फैट्स कम लेने हैं, वेट कम करना है, तो माइंड में होता है कि ड्राई फ्रूट से तो वेट फ़ौरन गेन होगा, और हम सबसे पहले ये चीज़ें स्किप करते हैं कि मीठा भी है, वेट भी गेन होगा, ऑयली भी है। ये कितना ज़रूरी है ख़वातीन से रिलेटेड जो मसाइल हैं उसके लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं कि फ़ैट की सोर्स क्या है। नट्स जो होते हैं ना वो प्लांट सोर्सेज होते हैं फ़ैट्स के, और एज़ लॉन्ग एज़ फ़ैट्स की आप प्लांट जो पौधों वगैरह से प्लांट सोर्स ले रहे हैं वो सेफ़ है। जो PCOS में अमूमन फ़ैट की सोर्स मना होती है या एंडोमेट्रियोसिस में वो डेयरी फ़ैट होती है, यानी वो फ़ैट जो आपको एनिमल से आ रही है, क्योंकि उसमें स्टेरॉयडल कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, आर्टिफिशियली तौर पे ऐड किए जाते हैं, इस वजह से अमूमन वो कहा जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी, ये हेल्दी फ़ैट है, तो ये ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, इवन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, मर्द औरत जैसे भी, क्योंकि PCOS में वेट लॉस करें तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है उसकी बेहतर होने में। तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका एक सेटिएटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि आपको ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा रहता है। इनफैक्ट ये डायबिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छा स्नैक इसी वजह से है, क्योंकि इससे आपका पेट बहुत देर तक भरा रहता है, और इसमें आपको ब्लड ग्लूकोज की स्पाइक नहीं आती है आपके ब्लड में, तो ये आपको बहुत सेफ रखता है इस लिहाज से। अच्छा अनीसा, हम देखते हैं जैसे अभी फुटेज में भी हमने देखा, अपने नाज़रीन को दिखाया कि मिक्सचर होता है एक ड्राई फ्रूट्स का, उसमें अखरोट भी हैं, काजू भी हैं, बादाम भी हैं उसमें, लेकिन कुछ अब इसके पैरेलल एक और चीज़ भी आती है मार्केट में
जो थोड़ी सस्ते दामों मिल जाती है, जिसमें किशमिश बहुत ज़्यादा होती है, उस पर रेवड़ी भी होगी, मूंगफली भी होगी, उसमें गिरी भी होगी, लेकिन उसमें अफादियत वाले जो नट्स जैसे वो उतने नज़र नहीं आते। क्या ये भी ड्राई फ्रूट्स में शामिल होंगे और इनसे भी हम जो इम्यूनिटी बूस्टर्स के तौर पर इनको यूज़ करते हैं वो हासिल हो सकती है इम्यूनिटी हमें? अच्छा, इसका ये है कि जो किशमिश है या जैसे जो हालांकि अंजीर के किशमिश के अपने फ़वाद हैं, लेकिन आप इसको ये कंसिडर नहीं कर सकते, जो फ़वाद मैंने बताए हैं वो अंजीर और किशमिश के फ़वाद नहीं हैं। यहाँ पर खुशखुबानियाँ भी मिलती हैं। बेसिकली वो फ्रूट्स हैं जिसको ड्राई किया जाता है और फिर उसमें जो शुगर कंटेंट है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो क्योंकि अमूमन पाकिस्तान में जो लोग हैं वो डायबिटिक्स हैं, और अगर डायबिटिक्स नहीं भी हैं तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती ही है अमूमन पाकिस्तान में, तो उनको इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर वो ऐसा नहीं है कि वो ले नहीं सकते किशमिश वगैरह या अंजीर वगैरह, वो ले सकते हैं लेकिन उसको उस क्वांटिटी में नहीं ले सकते और उसके फिर फ़वाद मुख्तलिफ होते हैं। और उसके बाद फिर आपने बड़ी अच्छी बात की, रेवड़ी वगैरह जैसे है तो वो उसमें वो घी और चीनी वगैरह मिला के उसको यूज़ किया जाता है, भी बनाया जाता है। हालांकि जो उसमें सेसमी सी जो तिल का इस्तेमाल हो रहा है, अब तिलों में इतना कैल्शियम की भरपूर अमाउंट होती है और बेहतरीन होते हैं वो आपके सेहत के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट होता है इसमें जो डिफरेंट बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं। लेकिन हम उसको जब घी और चीनी और इतनी सारी चीज़ों के साथ मिलाते हैं तो उसका जो मुज़र सेहत वाली चीज़ है वो ज़रा ज़्यादा हो जाती है, जब पकाते हैं उसको। बिल्कुल। अच्छा, इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बाज़ार से जो हमें नट्स मिलते हैं वो अमूमन नमक लगा होता है या वो रोस्टेड होते हैं या जो पैकेट्स में होते हैं अमूमन उनमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं। तो आप खुले नट्स लें, उसका खाना ज़रा शायद मुश्किल हो जाए क्योंकि आपको गिरी से खुद निकालना पड़ता है और वो सारा कुछ, लेकिन अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है वो। हाँ, अगर कोई बहुत फारिग है तो वो ये कर सकता है। अच्छा, लेकिन जिस तरह आप नट्स के हवाले से बात कर रही हैं, शुगर का स्पाइक लेवल आपने कहा, अचानक कुछ चीज़ें हम खाते हैं ज़्यादा हो जाता है, तो नट्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इस चीज़ का। नट्स के जिस तरह आपने कहा कि रोस्टेड होते हैं, हम बाज़ार से भी देखते हैं कि पिस्ता भी समटाइम्स वो रोस्टेड जब हम लेते हैं तो उसमें नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बीपी हाई हो जाता है और लोग सब समझते हैं, अमूमन समझा जाता है कि नट्स खाए तो बीपी हाई हो गया। क्या बीपी का नट्स के साथ ब्लड प्रेशर का कोई ताल्लुक है या नहीं, और क्या साइंस गर्म तासीर या ठंडी तासीर को मानती है? क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि तिल होते हैं, हम तो जो तिलों वाला नान होता है तो उस पर भी तिल उतारते हैं कि तिल बहुत गर्म होते हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अच्छा, न्यूट्रिशनल साइंस गर्म ठंडे पे यकीन नहीं रखती। ये गर्म और ठंडी तासीर का कॉन्सेप्ट हिकमत के इल्म में है या आयुर्वेदा के इल्म में है या चाइनीज़ मेडिसिन में बिलीव किया जाता है, जो कन्वेंशनल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं। तो मैं उसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं उस पर नहीं बोल सकती, लेकिन न्यूट्रिशनल साइंसेस में गर्म ठंडे की वो कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जो नान से तिल उतारे जाते हैं वो गर्माइश या जो आपको ब्लोटिंग उसके बाद होती है, जो हैवी फील होता है, वो तिलों की वजह से नहीं हो रहा, वो उस मैदे की वजह से हो रहा है जिसका नान बना हुआ है। बिल्कुल। ओके। अच्छा, तो एक कंसर्न जो सबसे ज़्यादा होता है कि हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, हम काम करते हैं सारा दिन बैठे हैं, या फिर हमारा जो जिस्म की हमारी एनर्जी निकलती है जब हम वॉक ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका भाग दौड़ का काम बहुत ज़्यादा होता है, सारा दिन वो ड्राइव कर रहे हैं, कभी कहीं पहुंच रहे हैं, कभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ख़ासतौर पर डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर के लिए हम एनर्जी ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं जो कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड होते हैं। उनकी निस्बत अगर हम इस तरफ आएँ जो खुश मेवा जाते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर आपके पास हाथ में एक हाथ अगर आपके पास हैं और वो जेब में आप रख लें, और वो जब आपको दिल चाहे आप एक काजू या एक खजूर निकाल के या एक वो निकाल के खा लें, कितना डिफरेंस क्रिएट हो सकता है हमारी सेहत में आर्टिफिशियल एनर्जी बूस्टर्स या फिर ड्राई फ्रूट से? बहुत ज़्यादा फ़र्क क्रिएट होता है, क्योंकि एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर आपको वक्ती तौर पे एनर्जी देता है, वो एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, खोखली कैलोरीज होती हैं, वो आपको उस वक्ती तौर पे आपको बेहतर फील करा देती हैं कि आप में एनर्जी आपने ली है और यू फील मतलब गुड टू गो एट अ मोमेंट्स टाइम, बिल्कुल एकदम से। लेकिन नट्स का ये है कि वो न्यूट्रिएंट पैक्ड चीज़ें होती हैं, नट्स और सीड्स। आपको पता है कैश्यू जो काजू का जो फ्रूट होता है, क्योंकि वो सीड है एसेंशली, वो जब प्लांट उसका उगता है और उसका जो फ्रूट है उसमें 5% 5 टाइम्स विटामिन सी ज़्यादा होता है माल्टों की निस्बत। तो ऑब्वियसली अब उस जिस सीड से ये चीज़ निकल रही है उस सीड में कितनी ग़िज़ाइयत होगी ये हम खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो आपको एनर्जी ड्रिंक से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उससे आपको सिर्फ खोखली कैलोरीज मिल रही हैं। नट्स से या इस तरह के हेल्दी स्नैक्स से आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होते हैं, जो कि फिर न्यूट्रिएंट्स से केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती हैं। वो केमिकल कंपाउंड्स ना सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी के रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके डीएनए का पार्ट बनते हैं।
अब आजकल के अभी साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं न्यूट्रोजिनोमिक्स पे, जो कि बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह हमारी डाइट हमारे डीएनए मेकअप पे, हमारे जेनेटिक मेकअप को अफेक्ट करती है। तो ये जो सारे चीज़ें, ये छोटे छोटे लम्हों की चॉइसेस होती हैं जो हम पूरी ज़िंदगी बना लेते हैं। ये डिस्कस हो रही है। पहले मुकरम साहब कहते हैं कि एक छोटा सा वीक लिंक जो है ना वो पूरी चेन का जिम्मेदार हो सकता है, तो आज आपने भी ये कहा कि छोटी सी चीज़ जो है वो जिम्मेदार हो सकती है। अच्छा, बेसिकली जिस तरह आपने कहा कि डीएनए मेकअप में शामिल हो जाता है, इट गोज टू द जनरेशंस। सो बेसिकली अगर हम डाइट के हवाले से जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जूस पीना शुरू करते हैं, और जब मैंने जूस पीना शुरू किया मेरी बॉडी में फाइबर नहीं आ रहा, वेट लॉस नहीं हो रहा और डाइजेशन के इश्यूज हो रहे हैं। जूस हेल्दी है या फ्रूट हेल्दी है? हमारा एक दुनिया में ना इंसानों की एक चीज़ है जो कुदरत में जिस अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को जैसे बनाया है ना, हम उसको उस तरह से नहीं लेते, हम उसमें चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। अगर फाइबर ले रहे हैं तो उसमें से चोकर निकाल देते हैं ताकि हमारे लिए खाना आसान हो जाए। अगर फ्रूट ले रहे हैं, माल्टा ले रहे हैं, तो उसकी सफ़ेद झिल्ली भी उतार देते हैं ताकि हमारे लिए चबाना आसान हो जाए। लेकिन मतलब इज इट लाइक गुड फॉर अस क्योंकि उसमें फाइबर होता है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, जूस जो है वो बहुत जल्दी आपके ब्लड स्पाइक को, शुगर स्पाइक को इंक्रीज़ करता है, और उसमें इट्स डिवॉइड ऑफ फाइबर। वो प्योर आप समझे घुली हुई चीनी आप पी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते या विटामिन्स नहीं होते, लेकिन उसका एक ये जो फैक्टर है कि वो ब्लड शुगर को एकदम रेस करता है, वो इग्नोरेबल नहीं है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो मतलब उसको ख्याल रखना पड़ेगा उसका। तो बेहतर है कि फ्रूट्स को आप एज इट इज़ लें क्योंकि उसमें फाइबर्स होते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने ना फ्रूट की, जिस तरह फूड मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, फूड मैट्रिक्स वो नेचुरल स्टेट है किसी भी खाने की जो अल्लाह ताला ने जिसको उसमें बनाया है। न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ऐसा ताना बाना है ना कि वो सूट करता है, क्यों वो जिस तरह एग्जिस्ट करता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, यानी कि हमारे जिस्म में जाके उसके जज्ब होने की जो पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। तो फाइबर मैश होता है फ्रूट में वाटर के साथ, शुगर के साथ, तो वो आपकी ब्लड शुगर को इंक्रीज़ नहीं होने देता। उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें फाइटोस्टेरोल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बाय द वे ड्राई फ्रूट्स में भी होती हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। स्पेसिफिकली काजू में एक ख़ास एसिड होता है, एनार्किडिक एसिड उसको बोलते हैं, और वो एंटी कैंसरस एक्टिविटी उसकी देखी गई है। पिस्ताशियोज़ में ऐसे बहुत सारे, ख़ास तौर पे पिस्ते में एंटीऑक्सीडेंट्स स्पेसिफिकली ऐसे होते हैं जो कि आपको बहुत सारे एंटी कैंसरस होते हैं और बहुत सारी और बीमारियों से बचाते हैं। सेलुलर लेवल पे जाके आपके जो बीमारी कॉज कर रही है चीज़, इन्फ्लेमेशन, वो निकालते हैं आपके जिस्म में से। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। हम देख रहे हैं अभी ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ मार्केट में माल्टे भी दस्तयाब हैं। हाँ जी। और अमरूद भी हैं, सेब भी हैं। इन फ्रूट्स के क्या फ़वाइद हो सकते हैं अगर ड्राई फ्रूट अवेलेबल नहीं, अगर है भी, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए? बच्चे अट्रैक्ट होते हैं माल्टे की जाने पर, लेकिन पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है या बड़ों की ये होता है कि अगर ये थोड़ा सा भी खट्टा है तो ये गले को ख़राब करेगा, और फिर इस मौसम की शिद्दत का असर ज़्यादा तवील हो जाता है। क्या वो ख़तरनाक हो सकते हैं गले के लिए, या फिर अगर हैं तो उनके फ़वाइद क्या क्या हैं? उसका एक कॉन्सेप्ट है हमारे न्यूट्रिशन साइंसेस में, ईटिंग अ रेनबो। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला ने जो खाने बनाए हैं उनके बहुत मुख्तलिफ रंग हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और हर रंग के खाने का अपना उसका बेनिफिट है। अगर लाल रंग के फलों की या सब्जियों वगैरह की बात की जाए तो उसमें लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन एक ऐसा बायोएक्टिव कंपाउंड है जो प्रोस्टेट कैंसर जो मर्दों में पाया जाता है उसकी शरह को रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो येलो और ऑरेंज फ्रूट्स हैं उनमें, या जो सब्जियां वगैरह हैं येलो और ऑरेंज, उसमें बीटा कैरोटीनॉइड्स होते हैं, वो आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाल जैसे जो गाजर है, हम कहते हैं कि वो आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें वो रेटिनॉल होता है, वो हमारे आईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाल फलों में कौन कौन से फल आएंगे? तरबूज आ गया ज़हन में, पता नहीं वो ग्रीन है या लाल होगा। टमेटो को वो एक्चुअली फ्रूट होता है, लेकिन हम उसको सब्जी के तौर पे लेते हैं। अच्छा, उसके फिर ग्रीन जो सब्जियां हैं सारी, उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो ये जो सारे रंग बिरंगी अल्लाह ताला ने फ्रूट्स रखे हुए हैं, इनके अपने फ़वाइद हैं। उसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैंने पहले एंटीऑक्सीडेंट्स का जिक्र किया, तो वो विटामिन ई होता है। विटामिन ई मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन सी होता है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि नींद नहीं आ रही, मेलेटोनिन नहीं है, तो चलो मेलेटोनिन का सप्लीमेंट ले लिया। थायराइड की प्रॉब्लम है तो चलो सेलेनियम का सप्लीमेंट ले लिया। तो सप्लीमेंट लेना ऐसा है कि आपने बीज को बो दिया, लेकिन आपने उसको ना पानी दिया और ना आपने उसको सूरज दिया और ना खाद डाली। लेकिन जब आप यही चीज़ें
नेचुरल चीज़ों से कंज्यूम करते हैं तो उसमें फिर ये फैक्टर्स नहीं आते, क्योंकि फूड मैट्रिक्स वाली मैंने पहले बात की, तो वो अल्लाह ताला ने उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया हुआ है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सही, थैंक यू सो मच अनीसा फॉर योर टाइम। इतने इंपॉर्टेंट इशू पर आपने बात की। नेक्स्ट टाइम जब हम आपको बुलाएंगे तो जरा हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका हमारी स्किन पे क्या इफेक्ट होता है उस हवाले से भी बात करेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आज टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम वो नहीं कर सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो हम बात कर रहे थे सर्दियों के हवाले से, मेवाजात के हवाले से, खाना कितना है, कैसे खाना है, और जैसा रिजवान ने कहा कि क्या समटाइम्स कुछ मेवों की भी शायद आपस में लड़ाई होती है तो वो जो है एक दूसरे के साथ सूटेबल नहीं होते, लेकिन मिकदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके साथ साथ क्वालिटी भी। अनीसा ने एक बड़ी मज़ेदार बात की कि जो कुदरत ने हमें चीज़ें फ्राहम की हैं, हम उनको एज इट इज़ कंज्यूम करने की तरफ नहीं जाते, हमें कुछ ना कुछ फनकारी करना पड़ती है या हम फनकारी करते हैं, क्योंकि शायद इंसान कहीं ना कहीं जैसे हम माल्टे के ऊपर बहुत ज्यादा काला नमक डाल के खाते बिल्कुल, और फिर अगर मूली दस्तयाब है तो मूली को इतने मसाले लगाएंगे कि उसका जायका ही चेंज हो जाएगा। खैर जी, इजाज़त दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे सुबह पाकिस्तान का वक्त मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।